गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विवेक सक्सेना फिर से आज एक केस स्टडी ऑफ सक्सेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सफलता के बारे में एक बहुत मशहूर सेइंग कही जाती है कि जैसी होगी संगत वैसा आपकी पर्सनालिटी बनती है या वैसा आप पर रंगत चढ़ती है। और इसलिए हर सफल व्यक्ति लगातार हमको ये बताते हैं कि अपने एंगेजमेंट आप जितना ज्यादा सफल लोगों के साथ रखते हैं, कामयाब लोगों के इर्द गिर्द आप रहते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो आपको ऐसे तमाम जानकारियां हासिल होती हैं कि आपको राज मालूम पड़ते हैं कि आखिर मैं अपने आप को सफल कैसे बना सकता हूं। और इसीलिए इस प्रोग्राम को हम लोगों ने शुरू किया है, केस स्टडी ऑफ सक्सेस, जिसके माध्यम से एक समय के अंतराल पर मैं आपसे मुलाकात करवाता हूं किसी न किसी बेहद कामयाब व्यक्ति की। कामयाब इन द टर्म ऑफ मनी नहीं ओनली, बल्कि इन कामयाबी का मेरा मकसद होता है कि ऐसे लोग जो कल तक आम थे लेकिन उन्होंने खुद पर काम किया, उन्होंने खुद के अंदर वो बदलाव किए, वो जरूरी बदलाव किए जो सफल होने के लिए जरूरी थे। और ये सबसे बड़ा काम होता है, सबसे मुश्किल काम भी इसको कह सकते हैं, बिकॉज खुद पर काम करना, अपने अंदर वो सभी योग्यताएं डेवलप करना, वो सारी स्किल को डेवलप करना जो आपको सफल बना सकती हैं। फॉर दैट यू रिक्वायर्ड अ कमिटमेंट, फॉर दैट यू रिक्वायर्ड अ डिसिप्लिन, फॉर दैट यू रिक्वायर्ड दैट हार्ड वर्क, दैट एटीट्यूड, एवरीथिंग जो सफलता के लिए जरूरी होती है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सीधे सीधे ऐसे ही किसी सफल व्यक्ति से मुलाकात करते हैं और उन्हीं के जुबानी उनकी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स, उन्होंने कब क्या किया, कैसे किया और किस तरीके से उन्होंने खुद पर काम करके अपने आप को निर्मित किया, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, जागरूक होते हैं। और इससे निश्चित रूप से हमें खुद से बात करने का एक स्कोप मिलता है, हमें खुद पर काम करने का एक मौका मिलता है। और आने वाले वक्त के अंदर शायद इसी तरीके से हमारे भी इंटरव्यूज, हमारी भी कहानियां लोगों तक पहुंचेंगी। आज इसी कड़ी में हम एक बहुत सफल व्यक्ति से मुलाकात करने वाले हैं। वो सफल भी हैं और वो डैशिंग भी हैं। वो अपने आप पर बहुत सारा काम करते हैं। आप शायद समझ गए होंगे, मैं एक ही व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र कभी बढ़ती नहीं है और वो हमेशा खुद पर काम करने पर विश्वास रखते हैं। बहुत सारे यूथ के लिए उन्होंने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं कहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया है यूथ के लिए, एक ऐसी गार्जियनशिप वो मेंटेन करके चलते हैं जहां पर यूथ उनके साथ कनेक्ट होना पसंद करता है और उनके मार्गदर्शन के अंदर लोग लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं सीधे सीधे हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर धर्मेंद्र मान सर की। तो धर्मेंद्र मान जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम के अंदर, इस शो के अंदर। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं खुद को आज बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ सर कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं वेस्टीज के अंदर आया तब भी मैं आप ही के सामने बैठा था। आज से तकरीबन 9 साल पुरानी बात होगी सर वो। बस जी तब से लेकर के आज तक की जो जर्नी है, बस लाइफ में सब चेंज हो गया सर। जी जी। मान साहब, वैसे तो आप जानते ही हैं कि हर सफल व्यक्ति जो होता है वो उगता हुआ सूरज होता है और आप उसमें से एक हैं। और आपके बारे में बहुत सारे लोग, मुझे लगता है, डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित, जो जीवन में सफल बनना चाहते हैं उससे संबंधित, और स्पेशली वेस्टीज के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो वेस्टीज को एक्टिवली करता होगा और वो आपसे परिचित ना हो। जैसा आपने कहा कि हमारी खुद की मुलाकात भी तकरीबन अब से 9 साल कब बीत गए पता नहीं चला, और कहते भी हैं कि अच्छे दिन कब बीतते हैं वाकई में पता नहीं चलता। राइट, तो 2012 से लेकर और 2021 का सफर डेफिनेटली बहुत खूबसूरत रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पर आज हम बात कर रहे हैं, इसके जरिए मुझे खुद भी बहुत सारी ऐसे अनछुए पहलुओं को जानने का मौका मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे बीच में जो हम लोग नहीं जान पाते एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की पास्ट स्ट्रगल्स के बारे में, जिंदगी के बारे में, अप्स एंड डाउन्स के बारे में। क्योंकि इट्स अ शोमैन बिजनेस और हम तो दुनिया के सामने वो होते हैं जो हम चाहते हैं कि दुनिया को दिखाई दे। दर्द बहुत बार, तकलीफें बहुत बार, वो चैलेंजेस बहुत बार हम अपने अंदर जैसे कर्टन के ढाक के रखते हैं, या एक माँ अपने आंचल में बहुत सारी चीज छुपा लेती है, बच्चों को मालूम ना पड़े, तो वैसी जिंदगी हम जीते हैं। बट ये प्लेटफॉर्म मैंने इस तरीके से ही डिजाइन किया है कि यहाँ से हम उन हकीकत भरे चीजों को जान सकें, उन अ, उन 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 बातों के बारे में हम बात कर सकें, राइट, जो शायद अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी। तो आज फिर से मैं आपका स्वागत करूंगा पहले इस प्रोग्राम के अंदर, और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में, अपने पास के बारे में, बचपन से लेकर कैसी जिंदगी आपकी रही, क्योंकि एक सफल मान साहब को तो दुनिया जान रही है, लेकिन उस सफल मान साहब के पीछे जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स काम करेंगे उसके बारे में जानना मेरी अभिलाषा है आपसे। तो थोड़ा बहुत अपने बारे में जरूर बताएं। राइट, जरूर सर। ओवर टू यू सर। सर एक्चुअली अभी तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और
इससे पहले दिल्ली में मैं रहता हूँ, लेकिन मेरा जो जन्म है सर वो दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। और जैसे आपने बहुत अच्छे एक बात कही है सर कि लोगों को ना हमारी आज की लाइफ से लोग इंस्पायर होते हैं, और लोगों को लगता है हमारी लग्जरी लाइफ देख करके कि शायद इस लाइफ के लिए या तो बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, या एक बहुत राजसी घराने में जन्म लेना बहुत जरूरी है, या किसी औद्योगिक औद्योगिक घराने में जन्म लेना जरूरी है। और ये जो सज्जन हमारे सामने बैठे हैं, या तो ये एजुकेशन वाइज किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे, या फिर किसी बहुत बड़ी फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते होंगे जो ऐसी जिंदगी जीते हैं। लेकिन आज सर मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊं कि ऐसा नहीं है सर। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट मेरठ के अंदर एक बहुत छोटे से गांव में, बहुत छोटे से फार्मर फैमिली के अंदर, किसान परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ। और दादाजी मेरे खेती करते थे, और मेरे दादाजी के जितने भी बच्चे थे उसमें से मेरे पिताजी वो थोड़ा पढ़ लिख गए, वो काम की तलाश में दिल्ली आ गए। शायद वो जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते थे, एम्बिशियस थे। मुझे सर बहुत ज्यादा उनके बारे में याद नहीं है, वो चीजें मैं आगे शेयर करूंगा आपसे। 1981 में मेरे पिताजी दिल्ली आ गए थे काम की तलाश में, और मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो गांव में हुई है। और गांव के जो स्कूल होते हैं सर, वो मतलब कुछ छिपा हुआ है नहीं उस टाइम। नीम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ना, क्लासरूम के नाम पे टूटे हुए कमरे होना। आज से 81 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। मेरी आज जो के बच्चों को शायद इसका अंदाज नहीं होगा, लेकिन उस जमाने के अंदर दरी या फट्टे पर बैठना, और वो तख्ती होती थी, राइट, जिस पर हम लोग खड़िया से लिखते थे, राइट, तो वही मुझे चीज ध्यान है। मैं आज लोगों को वहीं ले जाने की कोशिश करूंगा जी कि सर आजकल के बच्चों को सच में मैं बहुत लक्की मानता हूं कि उन्होंने इस युग में जन्म लिया है। लेकिन हम लोग भी बड़े लक्की रहे सर कि हम भी उस युग में थोड़ा सा कठिनाइयां, कुछ जिक्र करूंगा मैं आज। तख्ती पे ही लिखाई की है सर, कह कह गह गह तख्ती पे लिखना शुरू किया। अगेन आजकल के बच्चे लक्की हैं, पता नहीं उस चीज को वो समझ पाते नहीं पाते कि वो कितने लक्की हैं। इनको अच्छे अच्छे बैग आज मिल जाते हैं, हमारे लिए तो बैग वगैरह भी एक सपना ही हुआ करता था। राइट तख्ती पे मुल्तानी मिट्टी से लिपाई करके और राइट कलम को तिरछा काट करके बड़ा सजा सजा के लिखते थे। राइट। और जो तवे की कालस लगा करके काली तख्ती पे, और जी उसको खड़िया से लिखना, बड़ा संवार करके लिखना। हाँ उस तरीके से बेसिक एजुकेशन मेरी गांव में हुई है। और पिताजी 81 में दिल्ली आए थे, 2 साल उन्हें दिल्ली सेटल होने में लगी, और 1983 में उन्होंने हमें दिल्ली बुला लिया। हमें माने कौन? अपने परिवार को, जिसमें मेरी मदर और हम 4 बहन भाई, जिसमें सबसे बड़ा पूरे परिवार में अपने बहन भाइयों में मैं हूं। तो हम लोगों को दिल्ली बुला लिया। तो दिल्ली जैसी आज दिल्ली माने राजधानी, सर वो दिल्ली उस टाइम ऐसी नहीं थी। कच्ची गलियां थी, कच्ची सड़कें थी। और हम लोग दिल्ली के भी आउटर स्कर्ट में रहते थे। दिल्ली में हम लोग कोई मेन एरिया में नहीं रहते थे। पिताजी बहुत छोटा काम करते थे। मेरे पिताजी इलेक्ट्रिक के मिस्त्री थे, जो मोटर वाइंडिंग का काम करना और पंखे वाइंडिंग का काम करना। और जहां हम लोग रहते थे दिल्ली के आउटर स्कर्ट में, उस एरिया का नाम है करावल नगर, और वो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मेरे पिताजी फैक्ट्रियों में एक तरीके से टेंडर लेकर के वहां मेंटेनेंस का काम देखना, ये काम करते थे। तो हम लोग तो बहुत छोटे थे उस टाइम। दिल्ली आने के बाद सर मैंने पहली बार अपने जीवन में कार देखी। उससे पहले मैंने अपने जीवन में कभी कार भी नहीं देखी थी। तो वो एक सपना मेरा बना। वहां से मैंने अपनी मदर से पूछा था कि माँ ये क्या है? तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि बेटा ये कार है, कभी सिनेमा में देखा होगा उन्होंने। तो मैंने अपनी माँ से पूछा था कि इसमें कौन लोग बैठते हैं? तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि इसमें बड़े लोग बैठते हैं, और मैं छोटा था। तो मैंने बचपन में एक सपना देखा था कि बड़ा होकर के मैं कार में जरूर बैठूंगा। मतलब बैठने का सपना था सर, खरीदने का सपना था नहीं। तो ये बड़ा स्ट्रगल का टाइम था। पिताजी की आमदनी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। और वही जो उस टाइम के बच्चों के गेम्स होते हैं, कंचे खेलना, वही सर। आजकल तो चीजें थोड़ी सी इंडोर एक्टिविटी ज्यादा है, पहले आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी। साइकिल का पंचर टायर लेकर 2 पैर में भाग रहे हैं, उसी को एंजॉय कर रहे हैं। जीवन में अभाव तो था सर, लेकिन कहीं ना कहीं उस अभाव को भी हम लोग एंजॉय करते थे। और पेरेंट्स का रिगार्ड करना, जैसे हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि अपने बच्चों को अपना मैक्सिमम दें। लेकिन अगर किसी कारण से कोई चीज नहीं मिल पाई तो उसको भी समझना कि हमारे पेरेंट्स कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन दिला नहीं पा रहे। फिर मेरा एडमिशन दिल्ली करा दिया गया। यहाँ मैंने एबीसीडी, मतलब इंग्लिश यहाँ मेरा इंट्रोडक्शन इंग्लिश से हुआ है। एबीसीडी मैंने यहाँ सीखा है। सब कुछ जीवन में एक ठीक था, एवरेज लाइफ उस टाइम की जो बच्चों को मिलता है। सर वो टाइम वो था कि अगर 1 रुपया किसी को मिल गया ना, तो वो 1 रुपया लेकर राजा फील करता था खुद को कि आज मेरे पास 1 रुपया है। मतलब इतना हमें अच्छा लगता था। शायद वो टाइम था कि लोगों के पास पैसे बहुत कम हुआ करते थे। 1988 में हमारी फैमिली में एक हादसा हुआ सर, और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, वो इस दुनिया में नहीं रहे। और यहां से मेरी लाइफ के टिपिकल पीरियड की शुरुआत हुई। मेरी एज उस टाइम 12 साल थी। 12 साल का बच्चा नहीं जानता कुछ भी।
और उस समय, आज तो चलिए सोशल मीडिया है, बच्चे थोड़े से फॉरवर्ड हो गए हैं, उस समय नहीं जानते थे सर। 12 साल की एज में पिताजी का मेरे पिताश्री का देहांत हो गया। माताजी पढ़ी लिखी थी नहीं और पिताजी पूरे परिवार में अकेले कमाने वाले थे। ये वो टिपिकल टाइम था कि हमने वो समय ऐसे गुजारा कि अगर एक टाइम रोटी खाई तो शाम को मिलेगी नहीं मिलेगी हमें नहीं पता था। और ऐसे टाइम पे थोड़ा सा रिलेटिव भी किनारा कर जाते हैं। माँ को कोई काम आता नहीं था, जॉब कर नहीं सकती थी क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी। हम बहुत छोटे थे, सबसे बड़ा मैं ही था, मेरी उम्र खुद 12 साल थी, तो मैं फाइनेंशियली अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर सकता था। ये चीज बचपन में कहीं ना कहीं मेरे अंदर घर कर गई, जो दिक्कतें, जो तंगियां देखी। लेकिन ईश्वर पे असीम आस्था उस टाइम से ही है। ईश्वर सब रास्ते निकालता है। माँ पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन एक काम उनको आता था, पशुपालन, क्योंकि गांव से जुड़े हुए थे हम लोग। तो मेरी मदर ने भैंसे रखी सर, मेरे मामा जी ने भैंसे अरेंज कराई उस समय, और हम लोगों ने दूध बेच करके गुजर बसर करनी शुरू की। आज जो धर्मेंद्र मान लोगों के सामने है सर, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि सुबह 4 बजे उठता था मैं। आप जानते हो सर, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, शाम को टाइम से सोने की आदत है। ये आदत इसलिए मेरी डेवलप हुई है क्योंकि 12 साल की उम्र से ये जिम्मेदारियों की वजह से हुआ है। शाम को टाइम से सो जाता था, सुबह 4 बजे उठ करके जानवरों का चारा पानी करना, उसके बाद में स्कूल जाता था। क्योंकि एक चीज मुझे पता थी कि मैं फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता। अच्छा, ये भाषा तो मैं आज आपको समझा पा रहा हूं अपने वर्ड्स में, उस टाइम मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, लेकिन मुझे इतना एहसास था कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, तो कैसे कर सकता हूँ। बहुत छोटा होने की वजह से कुछ कर तो सकता नहीं था, तो मैं शारीरिक श्रम करके अपनी मदर की मदद करता था। और यही करते करते फिर मैंने 10th इसी तरीके से की, 12th की और ग्रेजुएशन की। मेरा प्रोसेस सेम था, छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखना, अपने जानवरों को चारा पानी करना, अपनी माँ का हाथ बटाना, इसमें सर इस तरीके से मेरा जीवन। लेकिन मैंने सर पैसे की दिक्कतें अपने जीवन में उस समय में इतनी देखी हैं कि उसका एहसास मुझे आज भी है। और सर आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं यूथ को, क्योंकि आज हमारी 70% पॉपुलेशन यूथ है। हमारे पेरेंट्स हमें कुछ आज की डेट में अगर हमसे मांग लें, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं जो आज का युवा है, उनसे अगर कोई चीज मांग ले, उनको कोई काम कह दे, तो माथे पे शिकन पड़ जाती है। मैं सर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप आपसे कुछ भी कहें, उसको मानना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में इतना कुछ हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया है कि अगर हम लोग अपनी खाल के जूते भी उनको पहनाए ना, तो जिंदगी में कभी अपने पेरेंट्स का कर्ज हम लोग नहीं उतार सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर बचपन इस तरीके से बीता। उसके बाद क्योंकि अब प्रैक्टिकल लाइफ से सामना हो रहा है, ग्रेजुएशन हो गई है, अब जॉब करनी है क्योंकि घर पे पैसा चाहिए। तो मैंने कॉमर्स किया, तो लगता था ना कि बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। मेरे जीवन की जो पहली जॉब थी वो 1500 रुपए से मैंने शुरू की। उससे पहले भी जब मैं छोटा था, तो जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी, पैसे का कितना महत्व जीवन में होता है ये मैंने उसी एज में देख लिया था। तो जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी, 2-2 3-3 महीने की जो छुट्टियां होती थी सर, उसमें भी मैंने 300 रुपए पर मंथ पे किसी शॉप पे नौकरी की, किसी मतलब ऐसे छोटे छोटे काम मैंने 2-2 3-3 महीने, क्योंकि वो 300 रुपए जो मिलते थे ना सर जी, वो बहुत काम करते थे। 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में इसी तरीके से 2-2 3-3 महीने के गैप पे मैंने काम किया पार्ट टाइम। और फिर उसके बाद जब नौकरी की शुरुआत की, तो 1500 रुपए की नौकरी से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की। 1998 की बात है सर। और 1998 में ही पहली बार डायरेक्ट सेलिंग से मेरा वास्ता पड़ा। हमारे ऑफिस में डायरेक्ट सेलिंग की एक मीटिंग हुई। नौकरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बंधन में रहना मुझे कभी से पसंद नहीं था सर। आप आज भी जानते हो कि मुझे बंधन पसंद नहीं है। 1998 में पहली बार जब लोग नहीं जानते थे इंडस्ट्री क्या है, तो हमारे ऑफिस में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एक मीटिंग हुई। ऑस्ट्रेलिया से एक सज्जन आई थी, एक ऐसी कंपनी थी जो इंडिया में मतलब लॉन्च होने जा रही थी, उसके बारे में बताया गया। सर वहां से कुछ पॉइंट्स थे जो जिन्होंने मुझे बड़ा क्लिक किया। आज तो लोग पैसे से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, नो डाउट पैसा मेरे लिए तब भी मायने रखता था, आज भी बेहद मायने रखता है। लेकिन उस समय जो चीज मुझे सबसे ज्यादा समझ में आई सर, वो उसने एक लाइन बोली थी कि आप अपनी मर्जी के लोगों के साथ काम कर सकते हैं। और मैं, जो मेरी सराउंडिंग थी जहां मैं जॉब करता था, मैं अपने कुलीग से बड़ा परेशान था, क्योंकि सर उनसे मेरी मेंटलिटी मिलती नहीं थी। तो मुझे बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप अपनी मर्जी से लोगों को चूज करोगे, उनके साथ काम करोगे, आप अपनी पसंद के समय के अनुसार काम करोगे और अर्ली एज में रिटायर हो जाओगे, मनचाहा पैसा, इस तरह की बातें मुझे बताई गई। सर मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। शायद ईश्वर ने मुझे इस फरिश्ते को मेरे पास भेजा है, लेकिन मेरे सीनियर्स को समझ नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया और वो चले गए।
अपने देश, और मैं फिर वापस अपनी जॉब में लग गया। सर इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग से और ऐसे करके मेरा बचपन बीता है, लेकिन स्ट्रगल सर बहुत रहा है। मतलब एक एक रुपया क्या होता है वो मुझे पता था। जब हम लोग स्कूल जाते थे सर, तो मैं जहां रहता था वहां से एक बड़ा स्टेशन है जहां से स्कूल के लिए बसें मिलती थी सर, 2 रुपए लगते थे ऑटो में, और वो पैच 3 किलोमीटर का पैच है सर। ओके। तो होते ही नहीं थे सर 2 रुपए, क्योंकि 1 रुपया तो जेब खर्ची का बड़ी मुश्किल से मिलता था, 1 रुपया। और वो Right. 2 रुपए बचाने के लिए 3 किलोमीटर सुबह पैदल आना और 3 किलोमीटर दोपहर में धूप में घर पे वापस जाना। तो वो सब चीजें देखी है। नो, और ऐसा नहीं कि पढ़ते टाइम, पढ़ाई के बाद भी वो पैच मैंने बहुत ज्यादा 2 रुपए बचाने के लिए। तो मैं समझता हूँ सर कि किस तरीके का वो टिपिकल टाइम था। आज के बच्चे तो थोड़ा सा खैर लकी मानता हूँ मैं इनको इस मामले में। मान साहब, एक चीज मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा, प्लीज। क्योंकि ये बातचीत हमारी ऐसी चलने वाली है, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ आपको, और जो आप बता रहे हैं ना उसके पीछे के पहलुओं को मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। सफलता के लिए एक बात कही जाती है कि सफलता तब आती है जब आप सफलता को पाने का निर्णय करते हैं। तो डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर हम लोग कई बार ट्रेनिंग्स भी करते हैं और लोगों को एनकरेज करते हैं कि लाइफ के अंदर अपने डिसीजंस लीजिए। अगर वो डिसीजन थोपे जाएं तो शायद वो काम नहीं करते। अगर हम किसी को खुश करने के लिए कोई फैसला कर रहे हैं, जो ज्यादातर लोग करते हैं, राइट, आज की डेट में हम और आप दोनों जानते हैं कि खास तौर से अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, जो हर चीज का सलूशन मुझे नजर आता है इसके अंदर। पैसे की कमी हो, आप इस बिजनेस से पूरी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी की जिंदगी, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐसा मॉडल हमारे बिजनेस का है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को हमें पुश करना पड़ता है इस बिजनेस को लेकर। कई बार हमको प्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे आपके सामने प्रेजेंटेशन हुई, एंड यू बिकम एक्साइटेड। जैसा आपने बताया कि मुझे बड़ा मजा आया और मैं करने के मूड में था। वो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो मौका उस समय नहीं मिला, क्योंकि जिनके जरिए आए थे शायद उन्होंने फैसला नहीं कर पाए। वो फैसले की बात ही मैं आपसे कर रहा हूँ। तो ज्यादातर लोग फैसलों में बहुत कमजोर होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने फैसलों के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाए, या उसकी जिंदगी ऐसी हो जहां रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का उसके साथ साक्षात्कार हो चुका हो, तो वो एक स्ट्रांग फैसले लेने, मजबूत फैसले लेने वाला इंसान बन सकता है। 12 साल की उम्र जो आप बता रहे थे, बहुत सहजता के साथ में मैं उसको महसूस करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि हर सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं उसके स्ट्रांग जो जो डिटर्मिनेशन होता है किसी भी काम के लिए, उसके पीछे जो बहुत मजबूत फैसले लिए गए होते हैं, उन फैसलों के पीछे की एक दुनिया होती है, जो उसके दिमाग को ये एहसास कराते हैं सबकॉन्शियसली कि उसे कुछ करना पड़ेगा लाइफ के अंदर। शायद पापा का जाना आपकी जिंदगी से, शायद उन हालातों का जिंदगी में आना, और कुछ ना कर पाने की स्थिति, कि 12 साल की उम्र का बच्चा वाकई में क्या कर सकता है। तो लेकिन एक अच्छी चीज जो मैं हमेशा आपको मानता हूं, आपके अंदर देखता हूं, कि आपका जो जुड़ाव है फैमिली के साथ में, आज मुझे वो लिंक क्लिक कर रहा है कि वाई मानसर इज ऑलवेज सीम्स सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली, बच्चों के लिए, बाकी लोगों के लिए, क्योंकि शायद वो बचपन उस तरीके से आपका गुजरा है, जहां पर आपने माँ को स्ट्रगल करते हुए देखा और कुछ ना कर पाने की स्थिति थी। तो जो सपोर्ट कर सकता हूँ, शायद वो सपोर्ट ने आपको एक जिम्मेदार इंसान बनाया। और ये एक आदत है मान साहब, एक बार आप जिम्मेदार बनना सीख जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक काम में जिम्मेदार बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि फिर जिम्मेदारी, हम कोई भी काम लाइफ में करते हैं ना, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर वो सेंस आ ही जाता है, और ये सफलता के लिए बहुत बड़ा कारण बनता है। शायद वेस्टीज के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग में हम आगे बढ़ेंगे बातचीत में, शायद ये मुझे महसूस होता है कि वो जिम्मेदारियां मुझे आप में दिखती हैं हमेशा से, और उसकी शुरुआत शायद 12 साल की उम्र से हो गई थी, बिल्कुल राइट। तो ये देखिए, मुझे पता ही नहीं था इतने इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, कि इतने छोटे से आपने इतने सब कुछ इस तरह से किया है। वेल, फिर 1500 रुपए के साथ जिंदगी आगे बढ़ रही थी। देन व्हाट नेक्स्ट, क्या हुआ फिर? सर। जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है सर कि रेस्पॉन्सिबिलिटी एक हैबिट है सर, लेकिन मैं आज देखता हूँ लोगों को कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से लोग डरते हैं, उसको बोझ समझते हैं। कई बार सर आपने मुझसे पूछा है कि यार आप फैमिली के साथ इतना कनेक्ट कैसे हो, या सर एक्चुअली मैंने ना अपनी मदर को स्ट्रगल करते हुए देखा है। मैंने देखा कि किस तरीके से मेरी माँ ने 10-20 रुपए के लिए भी कितना, मतलब हम लोग जैसे कई बार मुझे याद है सर कि दूध के पैसे जैसे मंथ के एंड में आएंगे, लेकिन जानवरों के चारे के लिए अगर जरूरत है या हमारी फीस के लिए अगर जरूरत है, तो हम लोग पहले भी उधार मांगने जैसी सिचुएशन भी होती थी। तो वो सारी चीजें मैंने देखी, और मैंने सर देखो वो टाइम एक ऐसा था जब लोग डायरेक्ट सेलिंग कहीं कंसेप्ट ही नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था। कुछ भी नहीं था सर। लेकिन हाँ एक चीज थी जो मैं आज आपके प्रोग्रामों में जाने के बाद मैं समझ पाता हूँ, चीजों को कनेक्ट कर पाता हूँ सर। वो
था क्या कि मुझे बस एक फीलिंग थी कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर दूं और इस मकड़ जाल से निकल जाऊं। मेरी जो है आगे वाली जनरेशन है, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरा भाई है, जब हम लोग बड़े होंगे तो कभी भी इनको पैसे के लिए परेशान ना होना पड़े। तो इस अच्छा, जॉब में संभव नहीं था, मैं जानता था कि जॉब में इनकम लिमिटेड होती है। तो जब मैंने जॉब करनी शुरू की 1500 रुपए की जॉब के साथ, तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन थी सर, क्योंकि 1500 रुपए में सर नहीं चल सकता काम कैसे भी करके। इवन वो टाइम था कि कैसे करके टिकट बच जाए, तो मैं उसमें भी कभी बस में लटक के चले जाना कि 2 रुपए का 3 रुपए का टिकट बच जाए और वो 3 रुपए फैमिली में काम आए। तो 98 में फिर डायरेक्ट सेलिंग से, क्योंकि सर गोल्ड तो देख रहा है ना, किसको ज्यादा पैसा चाहिए, ये चीज मैं आज कनेक्ट कर पाता हूँ, उस टाइम मुझे नहीं पता था, लेकिन साइंस तब भी काम कर रहा था। 1998 में वो वापस चले गए। एक साल और गुजरने के बाद 1999 में मेरे एक मित्र से मुलाकात हुई जिसने स्कूलिंग मेरे साथ की थी। उसने मुझे फिर वापस डायरेक्ट सेलिंग के लिए अप्रोच किया। उसने बताया कि एक कंपनी है और इस तरीके से, तो वो 1 साल पुरानी जो फाइल थी, जो 1 साल पहले हमारे ऑफिस में घटना हुई थी, प्लान प्रेजेंटेशन जो हुई थी, वो ओपन हो गई। उसे ओपन होते मैं तो ढूंढ ही रहा था। अच्छा, ये कंपनी भी इंडियन थी, तो मैंने तुरंत से यस किया। 1950 रुपए का वहां पर मुझे किट परचेज करनी थी। 1950 रुपए की किट, अच्छा सर 1950 रुपए भी नहीं थे। आज भी लोगों के पास कहीं ना कहीं लोग ये बोलते हैं कि यार मेरे पास प्रोडक्ट परचेज करने के पैसे नहीं है, तो सर मुझे पर्सनली लगता है कि लोग बहाना बनाते हैं, वो उस चीज की अर्जेंसी को नहीं समझते। आज से 22 साल पहले मैंने 1950 रुपए, जो आज तकरीबन 10 टाइम्स के आसपास की फिगर होगी सर, ये 1950 रुपए, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये एक ऐसी की है जो मेरी फैमिली के लिए एक रास्ता खोलती है इनकम का, मैं श्योर था। तो मैंने 1950 रुपए अरेंज किए और अरेंज करने के बाद उस किट को लेकर के फिर आगे फर्दर स्ट्रगल शुरू हुआ। रिजेक्शन। मान सर, मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, आपकी बात जो आप कह रहे हैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि यही मैं बात कर रहा था कि जब आप इनसाइड क्लियर होते हो पहले से, जब आपके पास खुद के विजन होते हैं, खुद के कारण होते हैं और आप उनको वाकई में डेस्परेटली उसको पूरा करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो ए, आप रेस्पॉन्सिबल हो जाते हो, बी, आप बहानेबाज नहीं रहते, सी, जैसे आपने कहा कि आपके पास पैसा ना होना एक सिचुएशन हो सकती है, इट्स जस्ट अ सिचुएशन, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता ना ढूंढ पाना फिर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोई चीज ठान ली तो रास्ते भी आपका दिमाग आपको निकाल कर देगा। मैं जानता था, आपने मुझे कंफर्म कर दिया कि आपका कभी शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको ज्वाइन कराने के लिए किसी ने आपको फॉलो अप किया हो, अरे नहीं मान साहब कर लो, और मान साहब ने कहा अरे नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, ये मुझे अंदाज था। हर सफल व्यक्ति की तरह आपके बारे में मैं कंफर्म था कि आपके पास भी जिस दिन भी ये अपॉर्चुनिटी पहुंची होगी ना, आपने उसको दोनों हाथों से हाथ जोड़ कर ही हो ना, सविनय आपने उसको स्वीकार कर लिया होगा, क्योंकि जीवन में आप सफलता, अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए माध्यम बन सकती है, लेकिन सफलता का डिसीजन दोस्तों आपके पास पहले से होता है। जब आप अंदर से उस पर कमिटेड होते हैं कि मुझे लाइफ में क्या बनना है या क्या करना है या क्या पाना है, तो रास्ते ईश्वर आपको देता रहेगा, लोग आपको मिलाता रहेगा, लेकिन अगर आप इनसाइड से क्लियर नहीं हो, अगर वो डेस्परेटनेस आपके अंदर अंदर से नहीं है, तो फिर रास्ते मिलेंगे। जैसे मान साहब ने भी कहा कि फिर आप बोलोगे साहब मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास में टाइम नहीं है, तो ये एक्चुअली केवल तब है जब आप बहाने बना रहे हो क्योंकि आप अंदर से नहीं चाहते। अदरवाइज सही आपने कहा कि 22 साल पहले 2000 रुपए की रकम छोटी रकम नहीं थी, राइट? मुझे ये बिल्कुल याद आ रहा है, आप बात कर रहे थे, और क्योंकि मेरी भी शुरुआत उसी समय की है इस इंडस्ट्री के अंदर, और मेरी भी शुरुआत उसी 1950 रुपए से हुई थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, राइट? तो मुझे पता है उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा थी उस समय, और आज डेफिनेटली वो 10 टाइम्स आप उसको ऊपर कह सकते हैं। हमारे पास भी नहीं था, लेकिन अरेंज करना अगर हम ठान लेते हैं तो वो नामुमकिन नहीं रहता, हम अरेंज कर लेते हैं। सो राइट, तो दैट इज हाउ यू एंटर इन डायरेक्ट सेलिंग इन 1998 1999 राइट। और उसके बाद सर वही हुआ जो सबके साथ होता, मैं कोई अलग से तो आया नहीं सर। रिजेक्शन मुझे बहुत ज्यादा मिली सर, क्योंकि सर देखिए एक चीज है, मुझे बताया मेरे अपलाइन ने कि यहाँ पर कार आएगी। मैंने कहा सर आपके पास है? उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो स्कूटर है। मैंने कहा सर फिर किसके पास है? उन्होंने बोला विदेशों में है। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पे जाएंगे। मैंने कहा सर आप गए? बोले नहीं। कौन जाते हैं विदेश में? बहुत सारे लोग विदेश यात्रा लेते हैं। अपलाइन डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी इंडिया के अंदर, उसमें तो शुरुआत ही थी। वही चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ सर। मेरे अपलाइन में लाखों रुपए के चेक आएंगे। मैंने कहा सर आपके हैं? उन्होंने कहा मेरा चेक हाईएस्ट 14,500 रुपए का है। मैंने कहा सर लाखों रुपए के किसके हैं? तो उन्होंने कहा विदेशों में है। सर यहां से मुझे एक चीज समझ आई कि अगर 14,500 भी है, लाखों भी आएंगे, तो यहाँ से सर मैंने क्या किया,
अपने अपलाइन के भरोसे पे भरोसा किया। ये बहुत बड़ा चीज थी वंडरफुल। कि अपलाइन के भरोसे पे भरोसा किया और काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा जिद्दी था मैं, आज भी हूं, और ये मुझे सर बहुत फायदा देता है। मुझे जब लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू किया, लोग वो आज भी करते हैं सर, लोगों ने रिजेक्शन शुरू कर दी, तो मैं एक ही चीज सोचता था कि यार अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास दूसरा क्या तरीका है मैं जो अपनी फैमिली को दे पाऊंगा। नौकरी मेरी 1500 रुपए की है, उससे मैं कोई बहुत बड़ा काम कर नहीं सकता। अगर मुझे, जैसा मेरे अपलाइन ने बताया, 14,500, अगर मैं छोड़ो, लाखों छोड़ो, अगर 14,500 तक भी पहुंच गया तो तकरीबन 9 गुना इनकम होगी मेरी आज की सैलरी से। एक एब्सोल्युटली। चीज और थी सर, लोग लोग ना बड़े कलाकार हैं, लोग करते तो है ही नहीं, एक स्टेप आगे बताते हैं, तुम भी छोड़ दो। तो लोगों ने मुझे भी वही कहना शुरू किया, तुम भी छोड़ दो, तुम भी छोड़ दो। तो सर मैं एक चीज समझता था यहाँ कि भाई साहब तुम मेरे कहने से कर नहीं रहे, तुम्हारे कहने से मैं छोड़ कैसे दूं? क्या बात है, क्या तुम बात मेरी मान नहीं रहे, तुम्हारी हाँ। मैं मान लूं, जबकि तुम इस बिजनेस का ना फ्यूचर देख के आए हो, ना तुम किसी अचीवर से मिलके आए हो, तुम यही नुक्कड़ पे खड़े रहते हो। तो मैंने सर किसी भी हालत में एक चीज सोच ली कि यार छोड़ूंगा तो नहीं। तब तक शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे। गौरव जो मेरा बेटा है वो बहुत छोटा था। ओके। पूरा दिन रिजेक्शन झेलने के बाद सर सारे रिलेटिवों ने मना कर दी, क्योंकि सबको डर लगता था, सारे रिलेटिव्स ने मना कर दी, सारे यार दोस्तों ने मना कर दी। अब यही दो माध्यम होते हैं, और आज के बच्चे भी तो यही कहते हैं, सर रिश्तेदार नहीं कर रहे, यार दोस्त भी नहीं कर रहे। भैया हमारों ने भी नहीं किया, बिल्कुल। सर आपको ने भी नहीं किया होगा, गारंटी है आपको राइट। ने भी नहीं किया होगा। तो हाँ। हमारों ने भी नहीं किया, लेकिन मुझे एक चीज क्लियर थी, ये नहीं कर रहे लेकिन ये मेरे भविष्य को डिसाइड नहीं करेंगे। तो मैंने अननोन लोगों में काम करना शुरू किया। उन्होंने भी मना करी, लेकिन फिर भी सर हमारे लिए लोग डिसाइडेड होते हैं, कुदरत को पता होता है, चीजें हिडन है। धीरे धीरे करके लोगों का आना शुरू हुआ इस इंडस्ट्री का। सर जो मेरा पहला चेक था वो 104 का था, ओके। 104 रुपए का पहला चेक था, और मैं बेहद खुश था। जबकि 104 रुपए की इनकम कोई बड़ी इनकम नहीं होती। इसलिए खुश था सर कि पहली बार मेरा किसी चेक पे नाम लिखा था, मेरे नाम से कभी कोई चेक नहीं बना था, मेरा किसी राइट। बैंक में कोई अकाउंट नहीं था। हाँ। 104 रुपए का चेक जाया सर, वो यहाँ दिल के करीब, माथे को कई बार लगाया। क्योंकि एक चीज तो जानता था कि मैं जिनके यहाँ जॉब करता हूँ वो अपनी रोजी रोटी पे जाते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, सारे काम करते हैं, और सर 104 रुपए मेरे लिए भी तो वही चीज थी। तो मैंने उसको बड़े दिल से लगाया, जहां पूजा करते हैं जो स्थान होता है वहां रखा उसको, मदर ने बड़ा उसको रिगार्ड दिया। तो पहला चेक सर ये था, फिर धीरे धीरे करके और ज्यादा, क्योंकि लोग आ गए नेटवर्क में, तो उनके साथ काम करना शुरू किया, उनकी होम मीटिंग्स करनी शुरू की। बेसिक्स जो होते हैं, बेसिक्स पे काम करना शुरू किया, लोगों को लेकर के मीटिंग्स में जाना और उनकी होम मीटिंग्स करना। तो धीरे धीरे करके सर चेक बढ़ने शुरू हुए, 2,000, 4,000, 8,000, 10,000। लेकिन एक चीज, मेरे बच्चे बड़े होने शुरू हो गए थे, इनकम उतनी ज्यादा नहीं थी। सर हर पेरेंट्स का एक सपना होता है, आज के लोगों का भी है, अपने बच्चों को कब उन्होंने चलना सीखा, कब उन्होंने बोलना सीखा, उन्होंने क्या शब्द पहली बार बोला, पापा बोला कि दादी बोला कि मम्मा बोला। सर सबका सपना होता है इनको सजोना। मैंने इन चीजों को मिस किया है सर। मैंने, इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आज मैं जो भी हूं इस इंडस्ट्री की बदौलत हूं, लेकिन ये समय मुझसे छूटा है सर। मैंने कभी अपने बच्चों को चलते हुए नहीं देखा, जब वो छोटे थे कि उन्होंने कब चलना सीखा मुझे नहीं पता। मैं जब सुबह जल्दी निकल जाता था, बच्चे सोए होते थे, रात को आता था, बच्चे सोए होते थे। लेकिन आज मैं सर फुल टाइम फादर हूं। आज मैं अपने बच्चों को इतना समय दे सकता हूं जितना वो मुझसे चाहते हैं। सर बाकी लोग ये नहीं दे पाते इस मान साहब, इंडस्ट्री में आज। असल में परिवार के लिए हमारे पास दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं। अगर आप एक ऐसे पिता बनते हैं जो समय देते हैं लेकिन बच्चों की जरूरतें, उनकी इच्छाएं, उनके सपने पूरे नहीं करते, तो भी शायद बच्चों के मन में हमारे लिए वो कनेक्टिविटी, वो कनेक्शन नहीं रहेगा। सो एक अच्छे और एक सफल परिवार या एक संपन्न परिवार के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। पैसा और समय दोनों जब हमारे पास होते हैं तो जीवन का स्तर फिर कहीं और चला जाता है। और चूंकि जैसा आपने बताया कि बैकग्राउंड ऐसा था कि कहीं सिल्वर स्पून लेकर पैदा नहीं हुए थे, 12 साल की उम्र से जिम्मेदारियों का एहसास शुरू हो गया था। तो निश्चित रूप से ये तो सही है कि हमें पहले अगर पैसा बनाना है, परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी एक पीढ़ी को तो वो ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राइट? आज हम किसी भी बिज़नेस घराने की बात कर लें, चाहे वो अंबानीज़ हों, चाहे वो टाटा हों, तो किसी भी उनके परिवार में भी किसी एक व्यक्ति ने तो वो ज़िम्मेदारी ली थी। शायद अपने परिवार, अपने खानदान के अंदर वो ज़िम्मेदार पीढ़ी मुझे और आपको होना था। और उसकी कीमत हमें और बच्चों को ज़रूर थोड़ा समय के लिए पे करनी थी, शायद वही आपने पे की। जो आप बता रहे हैं मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ।
कि जिसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइस। मैं हमेशा एक बात को बोलता रहता हूँ कि सफलता तो क्यों नहीं मिल सकती, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा दिमाग उस सफलता के लिए जो कीमत देनी है उसके लिए तैयार है। चाहे वो फिजिकल कीमत हो, हार्ड वर्क की कीमत हो, या अपनी छोटी-छोटी इन तरह की खुशियों से दूर रहना हो, ये भी बहुत पेनफुल होता है। आपने वो किया, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम लोग जानते थे कि ये ज़िंदगी भर नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल राइट? सर, बिल्कुल। अगर कुछ साल तक कर दिया तो शायद हम वही बात कहने में आएगी कि हम एक फुल टाइम फादर हैं और एक समृद्धशाली पिता हैं कि बच्चों के लिए वो कर पा रहे हैं जो शायद एक बच्चे का सपना होता है अपने पेरेंट्स से कि वो करें। सो बिल्कुल दैट्स रियली वंडरफुल। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है इस समय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपने बोला, फुल टाइम फादर। सर। तो सर, मैंने मैंने कहीं पर एक स्टोरी पढ़ी थी, एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है कि एक एक पिता पूरी जिंदगी एक दौड़ दौड़ता है, उसके हाथ में बैटन होती है। जैसे एक बैटन रिले रेस होती है सर, तो बैटन हाथ में लेके पूरी जिंदगी दौड़ता है और फिर अपने बच्चे को दे करके चला जाता है, फिर उसका बच्चा उसके बच्चे को। तो सर एक रिले रेस चल रही होती है। राइट। सर ये रिले रेस नहीं दौड़नी थी, बैटन लेके दौड़ी और सर के ऊपर से फेंक दी सर। अब बच्चे जीरो से शुरू नहीं करेंगे। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। क्या कमाल का मैसेज है मान साहब ये। अ, जो दिशा थी, डायरेक्शन थी ना परिवार को जीने की, वही चेंज हो गई सारी की सारी, सर राइट? हमने शुरू किया, जैसा अब मैं जान पा रहा हूँ कि जीरो से भी नहीं कहूंगा मैं आपको, तो आपने तो जीरो से नीचे से शुरू की अपनी जिंदगी। नॉर्मली बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है 18-20 साल के बाद, तब तक वो पढ़ाई कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदार इंसान है, हमको अपनी बेसिक्स के लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। हमें तो डिग्री हाथ में आने के बाद फिर अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी कि नौकरी करें या बिजनेस करें। लेकिन शायद आपके साथ तो बहुत अलग था और वो जो सोच हमारे पास रही और इस बिज़नेस में आपको वो चीज़ मिली कि आज डेफ़िनिटली जो आप बात कर रहे हैं, गौरव को मैं जानता हूँ कि आज उसको अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू नहीं करनी है, राइट? उसको एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म, आधार आपके ज़रिए से मिल के जा रहा जी सर। है। दैट्स रियली, रियली अमेज़िंग। जी सर, सो वहाँ से शुरू तो हो गया सफ़र अपना, राइट? और 8-10 हज़ार तक की भी कहानी शुरू हो गई। देन आफ्टर, मतलब उसके बाद धीरे से धीरे ज़िंदगी सर में जो इनकी बड़ी इनकम। सफलता थी उसके लिए फिर क्या टर्निंग बड़ी पॉइंट? सफलता ये था कि जब मुझे इनकम आनी शुरू हुई, 10,000 का चेक हुआ, 20,000 का चेक हुआ सर, फिर सपना बना 1 लाख रुपए का कि ₹1,00,000 पर मंथ लेना है। अच्छा, उस लेकिन टाइम पर जब आप गौरव के साथ या बेटे-बेटी के साथ नहीं हो पाते थे या मैडम के साथ में, तो घर में कुछ बात नहीं होती थी या किस तरह से आप मैनेज करते थे उन चीज़ों को सब? सर एक तो क्या कि मेरी मदर इस मामले में बहुत सपोर्टिव हैं और उनको ये पता था कि जॉब से ये सारे सपने, ये सारी दिक्कतें, सारी मुश्किलें नहीं अ, हट सकती। बच्चे तो छोटे थे, वो तो इस चीज को नहीं समझते थे, लेकिन मैडम का बड़ा सपोर्ट रहा, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उनको ये पता था कि आप जो कर रहे हो बहुत बेस्ट कर रहे हो और हमारी फैमिली के लिए आप अच्छी मेहनत कर रहे हो और बस हमें कुछ नहीं, आप करते रहो, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। यानी कि आप जो कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी आपने मिसेस को और मदर को और बच्चों को दे रखी थी? सबको, बच्चे तो थोड़े छोटे थे सर, लेकिन हुँ। मेरी मदर भी जानती थी, मेरी मिसेस भी जानती थी कि डायरेक्ट सेलिंग को बहुत डीपली तो वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन ये पता था कि मीटिंग, सेमिनार और इस तरीके का इनका कोई कल्चर है और ईमानदारी का काम है, किसी का दिल नहीं दुखाते लोगों की। क्योंकि लोग घर पे भी आते थे, जो साथ के लोग कामयाब थे वो घर पे भी आते थे, रिगार्ड देते थे और ये रिगार्ड उनको बहुत अच्छा लगता था कि चलो अच्छा है, एक अच्छे सेगमेंट में है, अच्छी संगत में है और खुश है, पॉजिटिव रहते थे। रात को भी कोई थकावट नहीं, लेट आए तो पॉजिटिविटी, उस तरीके से। तो वो उनको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मान साहब, मैं यहाँ से कन्वे करना चाहूंगा एक मैसेज हमारे सारे लोगों को, खासतौर से यूथ्स के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम और आप जानते हैं, हमारे वर्कशॉप में भी कई बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम उनसे बिना बताए आए हैं या हम उनको कहीं और बताकर आए हैं यहाँ पर, कि हम कहीं और जा रहे हैं और वो होते हमारे प्रोग्राम्स के अंदर हैं, जिसको मैं और आप हमेशा मना भी करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए कि जो परिवार हमारी स्ट्रेंथ होता है, जिस परिवार के लिए ही हम काम कर रहे होते हैं, इनफैक्ट दुनिया का हर इंसान यही जवाब देगा कि वो जो मेहनत करता है, चाहे वो जॉब करे या कुछ भी, वो अपने परिवार के लिए करता है। लेकिन जिस परिवार के लिए हम वो काम कर रहे होते हैं या जिस परिवार के लिए हम सपने पूरे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सबसे पहला स्टेप यही है दोस्तों कि वो परिवार को भी ये पता हो कि आप कहाँ पर हैं, किनके बीच में हैं, किस तरह के काम में हैं और क्या उसका आउटकम आ सकता है। सो अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर लेना, ये सबसे बड़ी पहली जीत होगी सफलता के इस सफर में। अगर वो आपके साथ आ गए तो आप समझ लीजिए कि 99% तो चैलेंजेस ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएँगे। जैसे मान साहब ने बताया कि अकेली वाइफ या मदर संभालती थी परिवार को, लेकिन उनको एक फ्रीडम दे दिया था
कि आप जाओ, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो जो कर रहे हैं उसका परिणाम एक दिन बहुत बढ़िया आने वाला है। सो पूरा परिवार अलाइन हो जाता है अगर आप उनके साथ इस पूरे बिजनेस की टर्मिनोलॉजी को, इस पूरे बिजनेस के मॉडल को शेयर करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, जैसे उन्होंने बताया कि उनके घर में भी सफल लोगों का लगातार आना जाना हुआ करता था, जिससे परिवार के लोग संपर्क में रहते थे। तो यहाँ पर एक और तरीका भी है जो हमेशा आपको बताया जाता है कि अपनी फैमिली को जब भी कोई बड़ा इवेंट हो उसका हिस्सा बना लीजिए, या अपने जो सफल लोग हैं, सफल अपलाइन हैं, उनके साथ अपने गार्जियंस को, अपनी फैमिली को, जो भी आपकी अथॉरिटीज हैं, अगर फीमेल काम कर रही है तो उनके घर में जो मेल काम कर रहे हैं, या मेल है तो उनके घर में मदर है, वाइफ है, उनको भी इन्वॉल्व करके रखेंगे। तो उससे सबसे पहला काम क्या होगा कि आपकी गाड़ी बिना हैंड ब्रेक के रोड पर होगी चलने के लिए, दौड़ने के लिए, राइट? सो दैट इज बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन ये हमें समझ में आता है क्योंकि आप जिस सफर में दोस्तों आज हो ना, उस सफर में ही कल मान साहब या सभी तमाम लोग, सफल लोग वहां से गुजर के आए हैं। तो चैलेंजेस भी सिमिलर ही हैं, रोड सिमिलर है तो चैलेंजेस भी सिमिलर ही हैं, और जो इसके सॉल्यूशन है ना वो भी सिमिलर ही होंगे, है ना? तो दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। यस सर। यहाँ सर मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे अभी लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग घर पे बताना ठीक है या नहीं है। सर मैं एक चीज बोलूंगा, लोगों को लगता है कि जैसे आप भी सर लोगों की काउंसलिंग करते हैं, मैं भी लोगों से मिलता हूं, तो जैसे हम लोगों से पूछते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, तो बोलते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। फिर जब उनकी हम लोग फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं तो पता लगता है कि उनका डेस्टिनेशन वो नहीं है। आखिरी में बात आती है पैसे पे। एब्सोल्युटली। तो लोगों का टारगेट, लोगों का सपना पैसा है, चाहे वो जॉब से आए, बिजनेस से आए, अच्छे काम से आना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग भी आज उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और सर इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मेरी फैमिली को ये पता था कि हमारा अल्टीमेट टारगेट पैसा है, जॉब नहीं है, राइट। इसलिए वो अलाइन थे। तो सर धीरे धीरे करके ग्रोथ होती चली गई, समय गुजरता चला गया। आज जितना अच्छा समय है इंडस्ट्री का, ये वो टाइम उतना अच्छा नहीं था। रिजल्ट थोड़े लेट आते थे, लोग थोड़ा लेट भरोसा करते थे। तो मैं फिर लाख रुपए का सपना लेकर के काम करना शुरू कर दिया सर। 2008 आया। 2008 में मेरा जो चेक था हाईएस्ट उस कंपनी के अंदर, वो 60,000 पहुंचा। लेकिन 60,000 को मैं कभी क्रॉस नहीं कर पाया। तो कुछ टेक्निकल ग्लिच होते हैं सर कंपनी के अंदर, कुछ प्लान में उस तरह की चीजें होती हैं। तो 60,000 कभी क्रॉस नहीं कर पाया। धीरे धीरे करते करते 2011 का समय आया सर, नवंबर 2011। मेरा चेक वही था 60,000, 50,000, 60,000, 50,000, बल्कि और भी थोड़ा सा नीचे आ गया था। तो मैं सर्वाइवल मोड पे था। मुझे पता था इंडस्ट्री के अंदर ताकत है, सब कुछ ठीक था, मेरी फैमिली कन्विंस थी, सब अच्छा था। फैमिली को पिछले 12 साल से रोटी डायरेक्ट सेलिंग से जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा सपना लाख रुपए का था ना, वो पूरा नहीं हो रहा था। तो गॉड भी जानता था कि भाई लाख रुपए का सपना है, पूरा नहीं हो रहा। सर सडन एक फिर हादसा हुआ 2011 नवंबर। वो कंपनी बंद हो गई सर। गवर्नमेंट ने किसी कारण से, कुछ भी चीजें रही हो, उस कंपनी पे ताला लग गया। सर मैंने 12 साल दिए। 99 में मैं जीरो पे था, 2011 में मैं जीरो पे था। 2011 तक लोगों के मुंह पे ताले लग गए थे सर 12 साल में कि यार इसने कर दिखाया। लेकिन जैसे ही जरा सा चैलेंज आया ना, वो सारे आलोचक एकदम से प्रकट हो गए। और वही फिर वो चीजें होती हैं सर, रिजेक्शन। हम जानते ही थे, हम तो पहले से जानते थे, हम तो पहले से ही कह रहे थे, हम तो पहले से ही कह रहे थे, हम तो जानते थे। तो आलोचक एकदम से प्रकट होते हैं सर। और ये मैं कई बार बोलता हूं सर कि सबसे ज्यादा तेजी के साथ रंग कौन बदलता है, तो लोग बोलते हैं गिरगिट। मैं कहता हूँ गिरगिट नहीं, इंसान। गिरगिट तो आजकल इंसान से ट्यूशन लेने आता है कि रंग कैसे बदला जाता है। सबसे तेज इंसान रंग बदलता है सर। लेकिन मुझे घर से रिजेक्शन मिली। अब थोड़ा सा घर से, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, तो मदर ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई अब कैसे करोगे, 12 साल का पीरियड है। तो कहीं ना कहीं उनका जो फेथ लेवल था मेरी फैमिली का, वो भी हल्का सा शेक हुआ। लेकिन इन 12 सालों में मेरी इनकम तो ठीक है कि मैं जीरो से शुरू किया, आज जीरो पे था। लेकिन इन 12 सालों में और भी बहुत सारी चीजें घटित हुई हैं मेरे माइंडसेट पे। मैंने बहुत सारी विदेशी जो हमारे अचीवर थे उनकी टेप सुनी। आज तो सीडीज होती हैं या पॉडकास्ट वगैरह बहुत मिल जाता। पहले कैसेट आती थी, बहुत सारी कैसेट पढ़ी, बहुत सारी बुक पढ़ी। तो मुझे ये पता था सर कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडिया में नई है, इंडिया के लोगों को फॉलो करने की आदत है, ये लीड नहीं करते आगे बढ़ के। तो अगर मुझे कोई बहुत बढ़िया सी कंपनी मिल जाए तो मैं, सर मुझे आता भी तो यही था। जब कैरियर बनाने का टाइम था तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में था। मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ आता भी नहीं था। और सर इसी को मैं एंजॉय करता हूँ दिन रात, मुझे कुछ और करना भी नहीं था। तो उन किताबों को पढ़ने के बाद मुझे बहुत बल मिला। और मुझे एक चीज समझ आएगी कि अगर मैं एक अच्छी कंपनी ढूंढ लूं तो तोड़ नहीं है सर कोई। और 4 महीने लगाए सर। नवंबर 2011 में वहां से हम लोग क्विट किया। और मार्च 2012 को वेस्टीज देखने का मौका मिला।
4 महीने लगाए। सर मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग ना कई बार कोई भी चीज देखने के बाद शेकी होते हैं। आप सोचो समझो, पहले लोग ना ज्वाइन करने की बात सोचते हैं। तो सर 5 मार्च को प्लान देखा था और 13 मार्च को आपने सर प्लान देखा था नोएडा अट्टा में सेक्टर 18, शायद 12 मार्च का दिन था सर, वो 12 मार्च 2012, और 13 मार्च को ज्वाइनिंग डाल दी थी। तो ये जो 8 दिन का टाइम था ना सर, इसमें बहुत सोचा। उसके बाद जिंदगी में आज तक कभी नहीं सोचा। और लोग ज्वाइन करने के बाद भी सोचते रहते हैं करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करने। हमने जो सोचा वो पहले सोचा, बाद में सर कुछ नहीं सोचा। और वो दिन है और आज का दिन है सर, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और बस बल्ले बल्ले है जब से आपके साथ। मान साहब, क्लैरिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है सफलता के लिए? सर सच बताऊं ना तो गेम सारा क्लैरिटी का ही है। मुझे आज भी अच्छे से याद है सर, जब आपने वो प्लान दिखाया था वहां सेक्टर 18 में, तो वो डायरी का कलर तक मुझे आज तक याद है सर, वो पेन भी मुझे याद है, और आपका चेहरा भी अच्छे से याद है। और मुझे सर जब आप लिख रहे थे ना प्लान, तो क्योंकि मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में था, तो मुझे उस प्लान के अंदर अपने सारे सपने हकीकत लग रहे थे। क्योंकि जो प्लान में इनकम में वहां पर बैरियर थे, वो सारे बैरियर यहाँ खत्म होते हुए दिख रहे थे। और मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि भाई साहब, जिस चीज को मैं इस इंडस्ट्री के अंदर 12 साल से ढूंढ रहा था, वो चीज मुझे हाथ लगी है सर। डे 1 क्लैरिटी आ गई थी। और पूरी ताकत के साथ 12 साल के तजुर्बे के साथ, ये शब्द मैं बार बार बहुत जोर से बोलता हूं कि 12 साल के तजुर्बे के साथ मेहनत करनी शुरू कर दी वेस्टीज में। एक छोटी सी गलती हो गई। वो गलती ये थी कि पिछली एजुकेशन को जीरो नहीं कर पाए, और नतीजा ये रहा कि जो पहले महीने का चेक आया वो आया 282 रुपए। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट दूसरे थे, ये प्रोडक्ट दूसरे हैं। और यहां से एक मैसेज और है लोगों के लिए, जो मेरे बहुत सारे साथी, मेरे बहुत सारे भाई दूसरी कंपनियों से आते हैं, वो उस ज्ञान को भी यहाँ लेकर के आ जाते हैं और उसी को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एक बात जो मुझे बाद में पता लगी कि एक डॉक्टर जो एलोपैथी का है, वो अगर होम्योपैथी में प्रैक्टिस करना चाहे, जबकि ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, सर नहीं कर पाएगा। एलोपैथी वाला होम्योपैथी में नहीं कर पाएगा, कोर्स करना ही पड़ेगा, तब जाकर के होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कर पाता है। और मैं पिछले तरीके से करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से चैलेंज आया। उसके बाद प्रोडक्टों के बारे में जानना शुरू किया, नोनी कैसे काम करता है, स्पारुलिना कैसे काम करती है, और फिर उसके बाद सफर शुरू हुआ सर। वो रेस्ट इज हिस्ट्री सर। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। आप सर बरेली रहते हो, आप मुझसे 250 किलोमीटर दूर थे, और आपसे लगातार संपर्क भी नहीं था। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि शुरू में क्राइसिस भी बहुत थे जी। 2017 में क्या इनफैक्ट लगभग 1.25 साल 1.5 साल के क्राइसिस के बाद ही तो वापस शुरू किया था, क्योंकि उस नवंबर 11 की जो आप बात कर रहे थे, तब से लेकर और 12 तक, मतलब जो भी ये पीरियड रहा, लंबा समय था, वो वाकई में झंझोरने वाला था। क्योंकि एक तरफ ये आसान नहीं है मान साहब, जितनी सहजता से आपने कह दिया। और इसलिए मैंने एक सवाल को रिपीट किया आपसे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी। ये मैंने आपसे इसलिए जानबूझकर सवाल किया कि नॉर्मली इंसान जब आगे बढ़ता है किसी मोटिवेशन से, राइट, किसी विजन से, और जब कुछ अनवांटेड ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां पर उसको सब कुछ खत्म होता सा दिखाई देता है, ये वैसे ही दौर था। 12 साल तक जिंदगी चल रही है, केवल एक बात की चिंता रही होगी आपको कि चलो और बड़ा नेटवर्क बनाओ, और बड़ा टर्नओवर करो, और बड़ा नेटवर्क बनाओ, और बड़ा टर्नओवर करो, राइट। लेकिन कभी भी ये मन में अंदेशा नहीं आया होगा उस पीरियड के अंदर कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि कंपनी बंद हो सकती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, राइट, पैसा जो दिया जा रहा था, लिया जा रहा था, बढ़ रहा था टाइम पर, तो ये सब चीजें चल रही थी। तो अचानक से उस कंपनी के अंदर कुछ ऐसा हो जाना, और उस घटना के बाद खुद को फिर से स्थिर रख पाना, ये आसान काम बिल्कुल नहीं होता सर। ये केवल वही हो सकता है जब आप इंटरनली इतने क्लियर होते हैं। जैसा आपने बताया, और वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक बात पता था, मुश्किल तो है, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, अपने दूर चले गए, रिश्तेदार साथ नहीं दे रहे, दोस्त यार कोई साथ खड़ा हुआ नहीं है। तो ये रिजेक्शन है, यानी कि जिंदगी में जिस दिन मैंने सफल होने का फैसला किया, अचानक मैं अकेला हो गया, भीड़ मुझसे दूर हो गई। लेकिन क्लैरिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है कि वो अलग होने के बावजूद भी मुझे इतना पता है कि मैं भी कल छोड़ दूं, बट व्हाट नेक्स्ट, अगला रास्ता मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑप्शन और क्या है, वो नहीं है। तो इतना तो क्लियर था दिमाग के अंदर कि कुछ होगा तो यहीं से होगा, इस इंडस्ट्री से ही होगा। और मान साहब, जो उसी क्लैरिटी को मैं, बस 1 मिनट आपकी बात को जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं उस दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि होगा और इसी से होगा, नौकरी विकल्प नहीं, कोई बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते, वो बैकअप नहीं है। तो इसलिए जो करना है यहीं पर लग के करना है। शायद घर वाले भी इसके लिए तैयार हो गए थे, लेकिन 11 साल तक वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश में लगे रहना, फिर अचानक कंपनी बंद हो जाना सर आसान नहीं है, लोग यही खत्म हो जाते हैं। चैलेंजेस तो सर इतने होते हैं ना उस टाइम पे कि मोटिवेशन एक अलग चीज होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है बिल्कुल अलग चीज होती है। बच्चे बड़े हो गए, फीस जानी है, घर के खर्चे हैं। क्लैरिटी की सर अगर बात करूं तो माइंड में कभी आया ही नहीं कि दूसरा कोई काम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सर चेक बेशक 60,000 रुपए का था, लेकिन Absolutely. 60,000 रुपए से जो सुकून था ना सर, वो जी, सुकून था जो लोगों की ब्लेसिंग्स थी, जो लोग खुश होते थे, लोगों के घरों में इनकम जाती थी, वो सर जॉब में हो ही नहीं सकता। तो मुझे एक चीज बिल्कुल पता थी कि लाख रुपए का जो मेरा टारगेट बना है वो मैं जॉब से कभी पूरा कर ही नहीं सकता। फाइनेंशियली बैकअप इतना है नहीं कि मैं कोई बिजनेस शुरू कर लूं। तो मुझे सर एक्चुअली इतना मजा आता है ना इस इंडस्ट्री के अंदर, जब आप लोगों से मिलते हो, सफल लोगों से मिलते हो, पॉजिटिविटी की बातें करते हो। तो क्लैरिटी मुझे बिल्कुल थी, एक अच्छी कंपनी की तलाश थी जो वेस्टीज के रूप में मिली, और सर वो क्लैरिटी ही मुझे आज यहां तक लेकर के आई है। 1% भी सर मन में कभी डाउट नहीं हुआ, चाहे चेक आया चाहे चेक रुका, ये लेकिन बहुत बड़ी बात है मान साहब, ये बहुत जी, बड़ी बात है, बिकॉज यहीं पर ये एक एक स्टेप ऐसा बन जाता है जो लोगों को गिव अप करने का की तरफ लेके चला जाता है, राइट? कि 12 साल 11 साल लगाने के बाद यहाँ जब आपने शुरुआत की, वो कारण तो हम चूंकि पॉजिटिव थे, क्लियर थे, इसलिए हमको अपनी कमियां ढूंढनी आसान थी और हम उसको दूर करना भी आसान था। लेकिन उसके बाद भी अगर 200 या 300 रुपए के चेक से शुरुआत होती है तो मन में बहुत बार बड़ा नकारात्मकता आना बड़ा स्वाभाविक है, राइट? और फ्यूचर तो प्लान से क्लियर हो ही गया था कि हाँ, अगर काम करेंगे यहाँ पर तो इतना हो जाएगा। बट उस समय, उस परिस्थिति के अंदर शुरुआत में ही इतना कम चेक आ पाना, लोग यहीं अपने अहंकार से खत्म हो जाते हैं। कन्फ्यूजन आ गया, खत्म हो जाते हैं। और कई बार एक बात और भी होती है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ा जिज्ञासा मुझे हो रही है, कि जब हम एक बड़ी कंपनी से आते हैं या एक पुरानी कंपनी से जहाँ सफल हुए होते हैं, वहाँ से आते हैं, तो दोबारा से काम करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वापस फील्ड में जाना, क्योंकि 11 साल के बाद आप वहां पर एक बड़े लीडर होंगे, राइट? आई कैन अंडरस्टैंड कि उस कंपनी से 50-60 हजार भी कमाना, बट 2008 में या 2010 में वो आसान नहीं था। सो मान साहब, एक चीज मैं जानना जरूर चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि एक कंपनी में आप काम कर रहे थे, लगभग 12 साल आपने काम किया, और 2010 में या 2009 में 50-60 हजार की इनकम भी छोटी रकम नहीं थी, बड़ी इनकम हुआ करती थी उस जमाने में। तो यानी कि वहां पर आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन चुका होगा, ऑब्वियसली आप बड़ी ट्रेनिंग्स भी करते होंगे, आप लोगों को काउंसलिंग भी करते होंगे। तो वो जब आदमी का ग्रुप बड़ा हो जाता है तो कई बार उसके काम करने के तरीके और वो बदल जाते हैं, और वापस कंपनी बंद होना, वापस वेस्टीज में जीरो से शुरू करना, और यहाँ जब नया नेटवर्क बनाना है तो फिर आपको वही ग्राउंड वर्किंग से शुरू करना पड़ता है, राइट? जैसा माना जाता है। तो ये जो स्विच था, यानी कि एक उस लीडर का जो एक ऑलरेडी बेहतर लाइफ जी रहा था, एक उस लीडर का जिसके शायद हजारों सैकड़ों फॉलोअर भी होंगे, सर 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 कहने वाले सैकड़ों नाम, सैकड़ों आवाजें होंगी, और फिर अचानक से आना शुरू करना। पुरानी कंपनी में भी सारे लोग नहीं आते हैं साथ में, ये भी एक सत्यता है, राइट? उसमें कई लोग खिलाफ भी हो जाते हैं, कई लोगों का भरोसा टूट जाता है जो पहले से ही कमजोर होते हैं। तो ऐसे में जो स्विच होता है ये बड़ा मुश्किल होता है, और कैसे ऐसे में आपने अपने आप को मेंटेन किया, ये मेरे अंदर एक जरूर कौतूहल है। बिल्कुल सर। जी ये जी। मैं इसलिए भी बताना चाहूंगा सर कि आज के टाइम पे लोग एक अच्छी कंपनी की तलाश में होते हैं, लोग स्विच भी करते हैं, और हम्म, बहुत से लोगों ने हमारी टीम में स्विच किया भी है। सर जो मेरा स्विचिंग पीरियड था, तो एक चीज तो सर ये थी कि क्लैरिटी बिल्कुल थी, डायरेक्ट सेलिंग करना है, एक अच्छी कंपनी की तलाश करनी है, वेस्टीज का प्लान बिल्कुल समझ में आ गया, और ये क्लियर हो गया कि यहीं से आएगा, सब कुछ यहीं से आएगा। छोटे चेक के साथ शुरुआत, बड़े नेटवर्क को छोड़ के आना। जहां से छोड़ के आए वो लोग भी आपको बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ना सर कंपनी को ही डिवोटेड हो जाते हैं, वो फिर उनका फोकस ही अलग हो जाता है। हम्म, उनको छोड़ा, डिसएसोसिएट किया वहां से, हम्म, वेस्टीज में लगे। यहां पर एक चैलेंज आता है सर कि आपको सर सर कहने वाले बहुत लोग थे जो आज साथ में नहीं है। हम्म, सर मैं एक चीज समझता हूं, बहुत लोग एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में जीते, खुमारी होती है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग। एक समय की बात है, मैंने ये किया था, अब नहीं। हम्म, कोई भी खिलाड़ी सर, मैं अगर बात करूं मैं यहाँ पर विराट कोहली की, तो विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया को लीड करते हैं, बहुत अच्छी वो है। लेकिन अगर सर वो किसी नई जगह जाएंगे, आईपीएल में जाएंगे, तो वहां परफॉर्म करेंगे तो रहेंगे, नाम के भरोसे नहीं रहते। क्या ये बात। गेम सर नाम का है ही नहीं, ये गेम परफॉर्मेंस का है। हम पुरानी जगह स्टार थे, यहाँ आए,
बातों से काम नहीं चलेगा, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। बातों से पैसा नहीं आता, पैसा पीवी से आता है, और पीवी काम से आता, बातों से बिल्कुल नहीं आता। और तो काम करने के लिए फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड पर करना पड़ेगा, जमीन पे उतरना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और यहाँ सर एक चीज ये है, वहां पर काम करने का तरीका अलग था, वहां थोड़ी लीडरशिप की ट्रेनिंग्स होती थी, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। वो लीडरशिप की ट्रेनिंग है यहाँ नहीं चलेंगी। इसीलिए जो बहुत सारे लोग स्विच करके आते हैं, वो हमेशा एक ही बात बोलते रहते, सर मैं वहां ये था, ओके थे, उसका पैसा मिल गया, यहाँ करोगे तो मिलेगा। तो वो लोग उसी खुमारी में जीते रहते हैं। वो लीडरशिप जो वहां दिखानी थी, वो यहाँ दिखाते हैं। भैया यहाँ ग्राउंड वर्क की जरूरत है, यहाँ लोगों को अपलाइन चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। तो सर मैंने ये किया कि यहाँ लोगों के साथ काम करना शुरू किया, घर घर में जाके काम करना शुरू किया। मैं भूल गया कि मैं तालकटोरा जैसे स्टेडियम से लोगों को संबोधित करता था। होम मीटिंग करनी शुरू कर दी, 1 by 1 मीटिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि उस वक्त की डिमांड सर वही थी, और उसी से काम चलता। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे पता था कि लोगों को कैसे कन्वर्ट करना है। बड़ी मीटिंग से लोगों को प्लग किया, बेसिक्स से हमेशा टच में रहे, और आज भी हूं। लोगों को अपलाइन चाहिए होता है सर, तो स्विच करना टफ था, टफ है, लेकिन अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे, ये बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मुझे लगता है मान सर ये बहुत बड़ा मैसेज आपकी तरफ से है, और जो मैं चाहता था कि इस पर लाइट आए, इस पर ये लोग की इस पर नजर पड़े कि एक बड़ा कामयाब इंसान बड़ा क्यों होता है। वो इत्तेफाकन नहीं होता, कभी नहीं होता, बल्कि एक सफल इंसान हमेशा वक्त के साथ में अपने एक्शंस की प्रायोरिटीज को समझता है। उसे कब क्या एक्शन लेना है दोस्तों, उसको ये क्लियर होता है। वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने में मास्टर होता है। हम कई बार अपने दुनिया से नहीं उलझ रहे होते, हम लाइफ में एक्चुअली खुद से ही उलझ रहे होते हैं, हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं और शायद रास्ते नहीं ढूंढ पाते। जैसे मान साहब ने एक बात बोली कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। लोग इसी में ही जी रहे होते हैं। वक्त के साथ में जो इंसान बदलना सीख जाता है खुद को, उसका वक्त अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। ये हिस्ट्री में आप कई बार पढ़ेंगे, जानेंगे कि जो महानतम लोग हैं वो महानतम एक बार नहीं बने इत्तेफाक से, बल्कि उनमें वो क्वालिटीज थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को स्विच मारा। कैसे कब कहाँ क्या करना है उन्होंने उस चीज का निर्णय किया, और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। यू नो, तालकटोरा के स्टेज से संबोधित करने वाले इंसान को वापस जमीन पर आकर, घर घर जाकर होम मीटिंग करना था, वन ऑन वन करना था। ये होती है एक सफल इंसान की वो क्वालिटीज, तो शायद हमको वैसे नजर नहीं आते, लेकिन इन कारणों से ही वो सफलता उनकी जिंदगी में आती है। राइट। सो सर ये बड़ी कमाल की चीजें हैं। और बेसिक्स का जो आपने जिक्र किया मान साहब, कि बेसिक के साथ जुड़े रहना, ये तब भी जरूरी था और आज भी, और शायद आगे भी ये जरूरी रहेगा जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे लगातार। एग्जैक्टली सर। तो दैट्स वंडरफुल। मान साहब, इकोनॉमिकली क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े शुरुआत में जब आप आए इस चीज के अंदर? बिकॉज इनकम तो जीरो 4-5 महीने पहले ही हो चुकी थी। इनफैक्ट शायद और लंबा समय हो गया था कंपनी को बंद हुए। फैसला तो चल रहा था बाद में आपने लिया। बिल्कुल सर, देखिए चैलेंजेस तो ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि जैसे जब डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था, जो चैलेंजेस उस टाइम फेस करने पड़े थे वही चैलेंजेस इस टाइम फेस करने पड़े थे। फर्क ये था कि जब शुरू किया था तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के उतनी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन इस बार क्लैरिटी थी। सर चैलेंजेस तो ये थे कि देखिए ना केवल फाइनेंशियल, बल्कि चैलेंजेस और भी बहुत सारे थे। जो हमारा फोकस चैलेंजेस जो फाइनेंशियल पे जाता है, चैलेंजेस हिडन और बहुत सारे थे। जैसे सर दिल्ली में सेंटर्स ही नहीं थे, सेंटर्स थे तो उन पे प्रोडक्ट ही नहीं थे। दिल्ली में सेमिनार्स नहीं होते थे, दिल्ली में सीएमटी नहीं होती थी। और ये मैं उन लोगों के लिए खासतौर से कहना चाहता हूं जिनको ये लगता है कि उनके घर के दूर सेंटर है। मैं ये कहना चाहता हूं सर, सेंटर दूर होने से कुछ नहीं होता, क्लैरिटी होने से होता है। ऐसे बहुत सारे लोग, जहां भी सेंटर होगा सर, वो किसी का तो घर के पास होगा। वो कितना बड़ा अचीवर है। नहीं होते, वो नहीं होते सर अचीवर। मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर था। मुझे एक चीज पता थी, भैया लोग पैसा कमाने 7 समुंदर पार जाते हैं, 30 किलोमीटर मेरे लिए कोई बाधा है ही नहीं। अगर 30 किलोमीटर दूर जाने से मेरी फैमिली के सपने पूरे होते, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में बिजनेस का ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन सर मैंने हमेशा एक चीज सीखी है, जहां चैलेंज होगा पक्का अपॉर्चुनिटी वहीं होगी, पक्का वहीं होगी सर। जहां भी चैलेंज होगा वहां बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। दिल्ली में बिजनेस का ना होना लोग जानते ही नहीं थे, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। ताकत तो ज्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन लगाएंगे तो सारा हमारा होगा। पूरी ताकत लगाई सर, आज सारा हमारा है। सेंटर्स खुले सर, आज तो इतने सेंटर्स हैं, आप कहीं निकल जाओ सेंटर ही सेंटर है। इतनी मीटिंग्स होती हैं सर अल्टीमेट लेवल पे। फाइनेंशियल चैलेंज
सर फाइनेंशियल चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो मैं लाख रुपए का सपना पिछली कंपनी में था, कार का सपना था सर, नहीं मिली। एक मोटरसाइकिल थी मेरे पास, पैशन मोटरसाइकिल थी, जब मैं वेस्टीज में आया 2012 में, और उसी पैशन मोटरसाइकिल से मैंने सफर शुरू किया। मार्च में ज्वाइन किया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सर ये गर्मी और बारिश का समय है दिल्ली का, वो सारी गर्मी और बारिश और कंधे पे प्रोडक्टों का बैग, ये सब कुछ मेरे सर पे से उतरा है। आज जो मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं, जो ये कहते हैं सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जी करनी पड़ती है और करनी पड़ती रहेगी, उन लोगों को भी। सर एक कहानी मैंने सुनी थी, वो कभी मैं सेमिनार में बताऊंगा सर। वो एक्चुअली जो आप स्ट्रगल शुरू में फेस करते हो ना सर, वो सफलता का बहुत प्राइमरी फेज है। अगर वो नहीं करोगे तो दूसरों के दुख को आप कभी समझ ही नहीं सकते। तो मोटरसाइकिल से शुरू किया, शुरुआती चेक बहुत छोटे थे। 2014 में पहली कार ली सर, फॉरेन टूर भी नहीं जा पाया था शुरू में, क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंज थे, मेरे डाउनलाइन होकर के आ गए थे। 10-20 हजार रुपए के चेक थे, बहुत टफ टाइम था सर, इतना इजी नहीं था। आजकल तो लोग सर 50,000 रुपए का चेक, प्लान इतना इजी हो गया है सर, प्रोडक्ट इतने ज्यादा हो गए हैं। उस टाइम सर्विसेज हो गई हैं, फैसिलिटीज हो गई हैं, इवेंट भरे पड़े हैं, विश्वास दिलाना, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ भी आज मुश्किल नहीं है जो उस समय शुरुआत में फाइट करना पड़ा था। मान सर, जो अचीवमेंट की आपने बात करी, गाड़ी की और फॉरेन ट्रिप की, कुछ चीजें आप हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें, कुछ दिखाना चाहें तो सर ये और मैं ज्यादा। आपको सर अपनी स्लाइडें दिखाता हूँ एक बार ना, थोड़ा सा मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन रेडी की है जो मैं अपने साथियों को दिखाना चाहूंगा सर। सर ये मेरे जो शुरुआती दिन है, मैं तब का थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये जो सर मेरी सबसे पुरानी ज्ञात फोटो यही है, इससे पुरानी कोई फोटो मेरे पास है नहीं। सर एक्चुअली क्या था सर, पहले ना गरीब बच्चों कहाँ सर फोटो खिंच पाती थी, आप भी अच्छे से वो समय देखा हुआ है सर। वो रील वाले कैमरे होते थे, किसी शादी में गए फ्लैश मार दिया करता था, उस तरह की चीजें थी सर। ये मैं हूं सर, और ये आप अगर देखो तो मेरी शादी के बाद की फोटो है, इसमें ये मैं हूं और ये मेरा बेटा है गौरव। ये हमारा घर है सर, पीछे आप देख रहे होंगे क्या कंडीशन थी। ये और दिल्ली वाले घर है? ये सर दिल्ली वाला ही घर है। और वही ये में जहां आप रहा करते थे पहले? जी जी जी, जहां मैं रहता था पहले, जहां से जो फादर के साथ का घर था, और डायरेक्ट सेलिंग में आने की बाद की ही बात है सर। ये गौरव का बर्थडे था, और ये आप इसके हाथ में देख रहे होंगे 10 रुपए का नोट है जी। यही औकात थी अपने बेटे को मैं यही दे सकता था। डायरेक्ट सेलिंग की जस्ट केवल शुरुआत थी, स्टार्टिंग डेज थे, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ थी नहीं। और आज सर ये बेटा बड़ा हो गया, और डायरेक्ट सेलिंग की ताकत से इसको 3 साल पहले 47 लाख रुपए की ऑडी Q3 भी गिफ्ट की है। ये टाइम की बात होती है सर। थोड़ा सा अगर आगे चलें तो ये गौरव है, स्टार्टिंग डेज है, और ये हमारा पीछे आप घर देख रहे होंगे सर। एक ये सामने ईंटें रखी हुई हैं, एक अमरूद का पेड़ है। जिंदगी में बदलाव मान साहब कभी भी किया जा सकता है। इस तरह की स्टोरी हमेशा इस बात को बढ़ावा देती है, विश्वास को बढ़ाती है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ पर हैं। अगर मन में ठान लिया है और आपके मन में अगर सपने हैं और उस सपनों को अगर आप जीना शुरू कर चुके हैं, तो लाइफ में कभी भी बदलाव हो सकता है। सर मैंने आप लोगों से एक चीज सीखी है, आज आप जो हो वो इसलिए हो कि आपने गए हुए समय में जो एक्शंस किए, आपने गए हुए समय में जो जो काम किया, उसकी वजह से आप आज हो। और आपको जो कल होना है उसके एक्शन आपको आज करने पड़ेंगे, जो आज करोगे वो आपका आने वाला समय होगा। तो ये इसलिए था क्योंकि जो पास्ट में मैंने एक्शंस किए थे। ये सर बच्चे हैं, ये मेरी बेटी है सोनल, अभी बीटेक कर चुकी है। ये गौरव है, ये मेरी सिस्टर है, और ये अजय है छोटे भाई का बेटा। और ये सब पीछे घर आप देख ही रहे हैं। ये गौरव है, और ये सर पीछे 2 कमरे थे हमारे पास। और मतलब ये एक बात क्लियर है कि बहुत सारे लोगों की तरह एक जो एवरेज इंसान, एक आम इंसान की कहानी रहती है, एक मध्यम या एक निम्न वर्गीय परिवार, वहीं से ही आपके जीवन की शुरुआती, मुझे लगता है शुरुआत वहीं से ही हुई है सर। आपकी भी। वही है, सब कुछ वही है, बल्कि उनसे भी नीचे से, माइनस से आया हूँ सर, जीरो से नहीं, माइनस से शुरू किया है। आप देख रहे होंगे तो ये नीचे ना सर फर्श नहीं हमारे पास, ये कच्चा है। इसको जैसे आपने देखा होगा गांव में गोबर से नहीं लिपते थे, तो ये उस तरीके का घर था सर। लेकिन एंजॉय करते थे, पता था कि आगे आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग से बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ये गौरव है, यानी कि ये डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद की स्थिति आप बता रहे थे हमें। हाँ जी, डायरेक्ट सेलिंग के स्टार्टिंग डेज जो थे मेरे। ये मेरी माँ, जिनकी वजह से सर आज मैं सब कुछ हूँ। ये नहीं होती तो मैं नहीं होता। मेरी माँ, मेरे पिता, सब कुछ यही है सर। पिताजी तो है नहीं आज, लेकिन मैं माँ में ही सब कुछ देखता हूँ। और एक चीज भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारे आज हमारे बच्चों से सुनने को मिलता है कि पेरेंट्स से नहीं बनती, जो आप एसटीएम में सिखाते भी हो सर।
तो मैं यही कहना चाहूंगा भैया, जो आपके पास है उसकी बेहद कद्र कर लो। हमारे पास तो कोई डांटने वाला ही नहीं है, पिताजी है ही नहीं। ठीक बात। आज मैं, अगर वो डांटते क्या, अगर आज कुछ भी कहते तो मैं पैरों को धोता उनके, लेकिन है ही नहीं। तो जिनके पास है उनका रिगार्ड कर लो सर। ये मदर हैं, जिनकी वजह से, जिनके ब्लेसिंग से, जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। वेरी ट्रू, वेरी टर्निंग ट्रू। पॉइंट ऑफ माई लाइफ सर, मेरे जीवन में जो बदलाव आया वेस्टीज में भी आने के बाद, जब आप मेरे जीवन में आए, ये सर आपकी मर्सिडीज थी और प्यारे लाल भवन ITO पे आपका सेलिब्रेशन था। ये हाथ जो मैंने यहाँ रखा है ना सर मर्सिडीज पे, इसी से वाइब्रेशन ट्रांसफर हुई है। अब बिलीव करना सर, आपकी मर्सिडीज आने तक भी मुझे ये अनुमान भी नहीं था कि मेरे पास ऑडी आएगी। लेकिन मुझे नहीं पता ये साइंस कैसे काम करता है। आपकी मर्सिडीज पे हाथ रखा और ये फील किया कि शायद ये मेरी है, और उसके बाद सर जीवन में चीजें आती चली गई। आपका मेरे जीवन में आना, ये सर 2017 में जब से मैंने STM में जाना शुरू किया, वहां से मेरी लाइफ में, मेरे माइंडसेट में चेंज आना शुरू हुआ, और उसी दिन के बाद से सही ढंग में, सही मायनों में मेरी जिंदगी बदली है सर। ये मेरी जीवन के टर्निंग पॉइंट्स हैं। उसके बाद सिद्धार्थ सर के साथ ये मसूरी में जब आप थे वहां का फोटोज हैं, और ये वेस्टीज के बाद की लाइफ है सर। क्या ये बात है, क्या बात है सर, ये साउथ अफ्रीका टूर का है, जो मैं रेड टी-शर्ट में हूँ, केप टाउन का। हाँ। और करंट लाइफ सर, ये अभी जहां मैं रहता हूँ, ये मेरा करंट घर है। मैं दिल्ली के अंदर, यूथ के आइकन में शुरुआत में बोलने वाला था, व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूसिंग यू, तो मैं बोलने वाला था कि यूथ के भी एक यूथ आइकन है, राइट? यूथ आइकन्स के भी वो धर्मेंद्र मान साहब है हमारे सर। दिल्ली। ये सर, आज दिल्ली के एक पॉश एरिया में मैं रहता हूँ, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज ऑफ वेस्टीज। आज चीजें बदलाव में है सर। आज बच्चे प्राउड फील करते हैं, कहते हैं सबसे बेस्ट पापा हमारे पास हैं। मदर कहती है सबसे बेस्ट बेटा मेरा है दुनिया में। सर आज बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मान साहब, सर ये राइट? सबसे बड़ा क्योंकि जब अचीवमेंट आपके है। अपने आप को दिल से इतना रिगार्ड और सम्मान और प्यार करें, इससे बड़ी कमाई और कुछ नहीं है। उस कच्चे और घर से सर, 2 कमरों के घर से, जिसमें फर्श की जगह कच्ची मिट्टी थी, वहां से ये आज का सफर है सर। ये ड्राइंग रूम है मेरा। और ये वही गौरव है जिसके हाथ में 10 रुपए का नोट था। आज ये बिजनेस सर मैंने अपनी सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर किया है, जिसको मैं बहुत प्राउडली बोल पाता हूँ सर। लोग डरते हैं फैसला लेते हुए। ये बिजनेस मैंने अपनी सेकंड जनरेशन में अपने बेटे को ट्रांसफर किया है। आज उसको नहीं सोचना पड़ता, लाख रुपए का लैपटॉप खरीदना है, अपने चेक से ले आता है। ये गौरव है, इसके बर्थडे का फोटोज हैं, और ये इसकी पहली फ्लाइट थी जब ये सेमिनार करके आया। तो आज बच्चों की लाइफ भी ऐसी है, कलकत्ता के सेमिनार की है। ये परिणाम है मान साहब, मैं बोलूंगा 1 मिनट आपको रोक कर, ये परिणाम है उस क्लैरिटी का कि इस बिजनेस को आपको करवाया नहीं गया था, बल्कि आपने भी उन विजनरी लोगों की तरह उस कागज पर, उस प्रेजेंटेशंस के अंदर अपने आने वाले कल का एक साकार रूप देखा था 20 साल पहले, 22 साल पहले, कि आने वाले वक्त में मैं कहाँ होऊंगा और मेरा परिवार कहाँ पर स्टैंड कर रहा होगा। और आज उसकी ये जीती जागती तस्वीर है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि एक पिता के लिए उसके बच्चे हो जाने के बाद में, एक पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सोच शुरू होती है, वो होती है बच्चों को क्या कराना है, या बच्चों का भविष्य क्या होगा, या उनका करियर क्या होगा। लेकिन जब आपके पास वो क्लैरिटी होती है तो वो दिक्कत खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसे में ही एक पिता अपने बच्चे को अपनी विरासत या अपना बिजनेस मॉडल सौंप सकता है, जिसका प्रमाण आप हैं, राइट? कि गौरव बीटेक किए हुए हैं बेटे आपके, जी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, बट स्टिल आज एक सेकंड जनरेशन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बिल्ड कर रही है। ये सबसे बड़ी और कमाल की बात है, बिल्कुल बधाई सर, की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये अभी गौरव ने बुलेट ली थी, बाई चांस ये फोटो मेरा लग गया है, गौरव का लगाना था जी। आज ये लोग अपनी काउंसलिंग करते हैं, सेकंड जनरेशन, ये सारे इसके इंजीनियरिंग के बैचमेट है सारे। और आज ये सारे के सारे कामयाब हैं। कोई डायमंड है, कोई स्टार है, 50,000 60,000 के चेक। ये सर फैमिली मदर हैं, ये दोनों बेटे हैं, ये बिटिया है, बर्थडे का टाइम। कुछ मेरी विदेश यात्राएं सर, बड़ा सपना था सर, कभी जहाज में बैठूंगा। एक पीरियड था जब वो सुबह सुबह उठकर गाय और भैंस को लीपना और उनका सफाई करना, और एक लाइफ स्टाइल आज की डेट में, क्या बात है। ये फॉरेन ट्रिप्स जो ये मैं जर्मनी में था सर। जर्मनी का BMW म्यूजियम है ये सर। यूरोप जाना, मतलब ठीक है एशिया चले गए, लेकिन यूरोप जाना, ये कंट्री 3 थी सर यहाँ पर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया। तो ये वहां का है। 15 अगस्त का दिन था सर, झंडा फहराया ऑस्ट्रिया में। ये स्वारोस्की म्यूजियम के सामने का फोटो है सर। ये वहां के हैं। ये केप टाउन का है सर।
ये थाईलैंड का है, कब गया अब तो ध्यान भी नहीं सर, बहुत सारी यात्राएं हो चुकी हैं। मतलब अब सब इतना नॉर्मल लगता है कि जैसे आप यहाँ से उठ करके गाजियाबाद चले गए, 20 किलोमीटर चले गए ना सर, ऐसा लगता है कि जैसे विदेश यात्रा भी 20 किलोमीटर जाने जैसा काम है, इतना कॉमन हो गया है। वेरी ट्रू। ये पटाया का है सर, ये टाइगर जू था वहां पर। टाइगर विद अ टाइगर। हाँ। हाँ, एक टाइगर का मुंह दिख रहा है आपको, दूसरे का दिख नहीं रहा है। ये सर साउथ अफ्रीका का है, सन सिटी, नीचे वाला फोटो। ये मुझे भी नहीं पता कहाँ का है, लेकिन है फॉरेन का ही जी। ये सर इंडोनेशिया बाली का जो मेरी पहली यात्रा थी, ये अबू धाबी का है। इस तरीके से कुछ विदेश यात्राएं हैं, ये भी इंडोनेशिया बाली का ही है सर। रिकॉग्निशन सर, ये एक बहुत बड़ी चीज है। लोग इसके लिए नहीं आते सर, लोग पैसे के लिए आते हैं, लेकिन ये वो चीज है जो आपको मतलब इतना सर, लोग इतना दिल से चाहते हैं ना आपको। ये अमरपाल पटेल जी है मेरे साथ में, मैं बस्ती में था, ये वहां का एक फंक्शन है सर। लोग आपको फूल मालाओं से ऐसे लाद देते हैं, जब लोग आपके पास आते हैं स्टेज पे, आपसे बोलते हैं सर एक फोटो आपके साथ, सर आपके जैसा बनना है, तब लगता है सर मैंने क्या बिजनेस कर लिया, मैं तो पैसे के लिए आया था। ये रिकॉग्निशन वो चीज है सर जो साहब, ये बिजनेस में केवल आपकी कामयाबी आप तक सीमित कहाँ रहती है? आपकी कामयाबी कितने हजारों लोगों को प्रेरणा देना शुरू कर देती है, और लोग आप में अपना भविष्य देखना शुरू कर देते हैं। तो ये तो होना ही है, ये प्यार तो मिलना ही है, क्योंकि आपका कामयाब होना दूसरे को यकीन दिला रहा होता है दिन रात, मैं हो गया तुम भी कर सकते हो। एग्जैक्टली सर, बिलीव होता है सर लोगों को। हम केवल अपनी इनकम नहीं लेते हैं सर, लोगों के लिए एक बेंचमार्क बनाते हैं, लोगों के लिए एक होप क्रिएट करते हैं कि भैया मैंने कर लिया, आम परिवार से हूं, आप भी कर सकते हो। सर ये इलाहाबाद का है। इलाहाबाद में एक सेमिनार था सर मेरा, और इलाहाबाद में सर कोई इतना बड़ा ऑडिटोरियम नहीं था, तो ये एक पिक्चर हॉल है सर। ये एक पिक्चर हॉल है, पिक्चर हॉल का सेशन है। और रिकॉग्निशन अल्टीमेट लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया, ये मुंबई का है सर। पूरे भारत में आपको जाने का मौका मिलता है, लोग आपको अपना आइडियल मान करके सुनते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये CNTs इस तरीके से प्रोग्राम है सर। ये रिकॉग्निशन, मेरी कार जो मैंने बताया मेरा पहला सपना था, ये मेरी शेवलेट की बीट खरीदी थी सर 2014 में, पहली कार। मोटरसाइकिल से सफर शुरू किया था, जैसे मैंने बचपन में बताया, बचपन बड़ी परेशानियों में बीता। 2014 में बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मेरी पहली कार लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी कार मैंने फॉक्सवैगन की यहाँ से 2017 में खरीदी थी। फिर तीसरी कार सर ऑडी Q3 मैंने, जो अभी भी मैं करंटली ड्राइव कर रहा हूँ, ये आज से 3 साल पहले मैंने खरीदी थी। और सर मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि इंडस्ट्री के जो दिग्गज है उनके हाथ से चाबी लेने का। और सबसे बड़ा जो सर मेरी लाइफ का फोटोग्राफ है वो ये है कि जब मैंने अपने मेंटरों के साथ लोगों को संबोधित किया, जिनसे मैंने प्लान देखा, जब उनके साथ सनरूफ में से निकलने का मौका मुझे मिला, तो सर ये मेरे लिए ये गोल्डन पिक्चर है सर मेरे लिए, तो सदी की साहब मेरे लिए भी बहुत भावुक मोमेंट था वो जी। क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब मैं आप लोगों को प्लान दिखा रहा था ऑल टुगेदर एक साथ में, और जब हम कागज पर इस जिंदगी की बात कर रहे थे कि एक दिन ऐसा होगा, सो उस पर विश्वास कर पाना ये भी छोटी बात नहीं है, क्योंकि सारा खेल विश्वास का ही है। और मेरे लिए भी ये दिन उतना ही भावुक था जब उस गाड़ी के सेलिब्रेशन में मैं वहां था दिल्ली आपके साथ में, और प्लान की तस्वीरों को जीते हुए देखना, ईश्वर की बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। और उस बात का भी कि आप लोगों ने विश्वास किया इस चीज पर, मुझ पर, और अपने ऊपर, अपने सपनों के ऊपर। जी सर। राइट। और कोई भी इंसान अगर ये कर ले तो उसकी जिंदगी भी कुछ सालों के अंदर ऐसी ट्रांसफॉर्म जरूर हो सकती है इस चीज के साथ में। बिल्कुल सर, क्योंकि सर बात पैसे पे आती है घूम के, लोगों को ये फिगर थोड़ा ज्यादा समझ आती है। तो मैं अपने पहले साल की टोटल इनकम एक बार दिखाना चाहूंगा कि जो मेरे पहले साल की इनकम थी सर, वो कुल 3,19,000 रुपए थी। ये 2012। अब 3,19,000 रुपए का मतलब हो गया सर, ये तकरीबन 27-28 हजार रुपए पर मंथ, या 25-26 हजार रुपए पर मंथ के आसपास है। राइट राइट। शुरुआती चेक छोटे थे, लेकिन मैं एक चीज जानता था सर कि अगर 3,19,000 आए हैं ना, तो ये 31 लाख भी आएंगे। रास्ता मिल गया, क्लैरिटी डे 1 से थी। तो मेरी पहले साल की इनकम 3,19,000 रुपए थी। मेरी जो सेकंड ईयर की इनकम थी वो 5,63,000 रुपए थी। तकरीबन 40% के आसपास का इजाफा था सेकंड ईयर। थर्ड ईयर की इनकम जो थी सर मेरी, उसमें तकरीबन तकरीबन ये दुगने से भी ज्यादा का इजाफा हुआ, वो 11,30,000 रुपए थी। मेरी चौथे साल की इनकम 15,64,000 रुपए थी। पांचवें साल 16,64,000 थी। छठे साल की जो मेरी इनकम थी वो 31 लाख रुपए थी। मेरी जो सातवें साल की इनकम थी वो फिर से डबल से भी ज्यादा हो गई सर, 70 लाख रुपए थी। सर यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ मैं आपके टच में आया था जी। ये जो 31 लाख रुपए से जो 70 लाख हुई है ना सर, यहाँ मेरे जीवन में
एसटीएम का हिस्सा था। मैंने आपके प्रोग्राम्स में आना शुरू कर दिया था, और ना केवल शुरू कर दिया था बल्कि लोगों को लेकर के आना शुरू कर दिया था। जो माइंडसेट मेरा हुआ वही मेरे नेटवर्क का होना शुरू हुआ, और ये ना केवल मेरा चेक यहाँ से डबल हुआ है बल्कि लोगों के चेक मल्टीपल हुए हैं सर वहां आने के बाद। तो 70 लाख रुपए की मेरे 7वें साल की इनकम थी। मेरी जो 8वें साल की इनकम थी सर वो फिर से 92 लाख रुपए हो गई, और मेरी जो 9वें साल की इनकम थी वो 1 करोड़ 6 लाख रुपए थी, जिसमें लॉकडाउन भी शामिल है सर। राइट, वेरी ट्रू। जिसपे लॉकडाउन का पूरा साल शामिल है, और उस लॉकडाउन के बावजूद भी जब हम अपने बिजनेस को ठीक से कर नहीं पा रहे थे, मीटिंग्स बंद हो चुकी थी, सब काम बंद हो चुके थे, सारी ऑफलाइन एक्टिविटीज बंद थी, प्रोडक्ट की भी चैलेंजेस थे, बावजूद इसके 1 करोड़ रुपए की इनकम का मतलब हुआ तकरीबन एवरेज निकालें तो 8 से 9 लाख रुपए महीने की एवरेज इनकम। बिल्कुल सर। मान साहब, मैं एक बात सोच रहा था कि तकरीबन 4 करोड़ रुपए के आसपास, 3 करोड़ से ऊपर आपकी इनकम आ चुकी है, और मैं एक बात सोच रहा था कि अगर मान साहब, अभी दिमाग में मेरे चल रहा था, मान साहब अगर जॉब में ही रहते, अगर 22 साल पहले वो डायरेक्ट सेलिंग में आने का फैसला नहीं करते, राइट, 1500 रुपए की जॉब जो थी उस पढ़ाई के साथ में, वो शायद आज किसी और जगह से नौकरी करते करते 30, 35 या 40 हजार होती, या 50 हजार होती। और लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मुझे लगता है कि लोगों की नौकरियां सुरक्षित तो थी ही नहीं, क्योंकि जिंदगी जीने का एक रास्ता तो बनाना पड़ेगा हम में से हर इंसान को। बिल्कुल सर। जॉब उसमें से एक ऑप्शन था। अगर आप वहां से शुरुआत कर चुके थे 1500 रुपए से, शायद आज 50 हजार तक पहुंचते। पता नहीं जॉब टिकती नहीं टिकती, लॉकडाउन के पीरियड में बचती नहीं जानते, लेकिन अगर मैं एवरेज बात करूं कि अगर 40 हजार रुपए की भी एवरेज इनकम हमारी होती, या 50 हजार की इनकम होती, तो एक कैलकुलेशन की बात मैं करूंगा आपसे कि एक इंसान अपनी जिंदगी में तकरीबन 35 साल वर्किंग एज होती है उसकी। अगर 25 साल की उम्र से एक इंसान काम करना शुरू कर दे और 60 साल तक जो रिटायरमेंट की एज मानी गई है, तो 35 साल तक वो काम करता है। 50 हजार 40 हजार की एवरेज इनकम से 35 साल में एक इंसान जो टोटल इनकम करता, वो होती तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ के बीच में। बिल्कुल। और मैं सिर्फ पिछले 9 साल की बात देख रहा हूं, जो आप अभी फिगर बता रहे थे, और मेरे दिमाग में वो काउंटिंग चल रही थी कि मोर देन 3 CRs अभी तक आप अर्न कर चुके हैं। इट्स जस्ट द बिगिनिंग। 2 साल को तो छोड़ दो, क्योंकि उसमें कुछ हुआ ही नहीं। उस 2 साल की इनकम तो लॉकडाउन में जो गिफ्ट मिला हमारी मेहनत का, वो है ये 1 करोड़ रुपए तक की इनकम। सो अभी तो जिंदगी बाकी है सर। अभी तो मैं इसको केवल शुरुआत मानता हूँ सर, सच में अभी तक केवल सीखा है। अभी तो सर अभी बैठेंगे थोड़ी ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने जानने की, आज हमको जानने को मिला। और मान साहब, आपकी स्टोरी ने मुझे तो बहुत कुछ सीखने को दिया है। वंस अगेन मुझे बहुत सारी चीजें मिली हैं आपसे, जो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा करने का काम करेंगी। और जैसा आपने कहा, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, राइट, क्योंकि अब वो दौर आया है जहां पर फैसिलिटीज की चैलेंजेस नहीं है, ऑफिस के चैलेंजेस नहीं है, और इससे बड़ी बात कि आज का युवा, आज का यूथ अब डायरेक्ट सेलिंग को अपने लिए करियर का एक विकल्प मानकर समझ रहा है, देख रहा है, अपने भविष्य को उसमें से झांकने का वो प्रयास कर रहा है, राइट। सो ऐसे में आपका अनुभव, आई एम वेरी श्योर कि लाखों लाखों बच्चों को बहुत मदद करने वाला होगा, राइट। उनको बहुत कुछ सीखने को आज भी मिला होगा, और हर बार की मुलाकात कुछ ना कुछ जरूर मदद करेगी। सो अगली मुलाकात आपसे मैं जल्दी चाहूंगा, राइट। अब बहुत जल्दी हम लोगों की दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही एक इंटरव्यू पर, कुछ और बड़े अचीवमेंट के साथ में। और अगली बार मैं आपसे चाहूंगा कि आपके साथ साथ मैं गौरव को भी इन्वॉल्व करूं, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हुआ इस चीज से। लोग जो कहते हैं कई बार वो अंदर से होते नहीं हैं। दे सेड कि वो दे बिलीव इन डायरेक्ट सेलिंग और दे बिलीव इन सम वर्क, बट अपने बच्चों को वहां से कहीं ना कहीं अलग रखने का प्रयास करते हैं। बट आपने जो एक मिसाल कायम की है, ये बहुत प्रेरणादायक है कि आपका भरोसा कितना डीप है इस इंडस्ट्री के लिए, वो गौरव के इन्वॉल्वमेंट से समझ में आता है। सो आप वाकई में बधाई के पात्र हैं कि आपने एक जिंदगी को बहुत तरीके से लिया और जिया, अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक तरह से। सर थैंक यू सो मच, ये सब आपकी वजह से है सर, और ईश्वर ने मुझे चुना है सर इस काम के लिए। डेफिनेटली बहुत मजा आया। अगली बार के इंटरव्यू में मैं चाहूंगा कि मम्मी से भी मुलाकात अगर हमारी हो सके। आज किसी कारण से मुझे पता है उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, तो बहुत जल्दी हम दोबारा से एक इंटरव्यू शूट करेंगे, और बहुत सारे नए अनुभव और मैसेज के साथ में, राइट। टिल देन, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज समय दिया, और एक बहुत चीजें मुझे भी जानने को आपसे मिली हैं, जो निश्चित रूप से आई बिलीव कि हम लोगों के काम आएंगी, और हम लोगों के जीवन पर एक बड़ा विशेष प्रभाव उनका पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मान साहब। गौरव से दोस्तों, भी मदर से भी मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम।
डेफिनेटली मेरी इच्छा रहेगी और मुझे उम्मीद है कि ऐसा जरूर हो पाएगा। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टोरी आपने आज सुनी है, मुझे नहीं पता कि आप इसको कितना डीपली आप अपने जीवन में उतारेंगे या किस तरह से आप लेंगे, लेकिन बहुत सहज शब्दों के अंदर जो चीजें आज मालूम पड़ी हैं हमको, जैसा मैंने आपको बताया कि फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ वेरी अर्ली एज, 12 साल की उम्र से उस चीज का एहसास हो जाना, राइट, कि मुझे अपने जीवन को अपने दम पर लेकर चलना है। दो वी कैन से वी आर लकी, अगर हमारे पास पेरेंट्स हैं, बेसिक जरूरतें हमारे घर वाले पूरे कर रहे हैं, इसका एक प्लस एडवांटेज भी हम ले सकते हैं। एक पॉजिटिव चीज हम ले सकते हैं कि हमें उन चीजों को के प्रेशर को महसूस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदार बनना, ये सफलता के लिए एक बहुत जरूरी कदम होता है, जब आपके फैसले आपके दम पर होते हैं। अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखना कि जीवन के अंदर जैसी जरूरत, जैसा समय, वैसा खुद को बनाया जा सके। रिजिड बनकर आप अपना नुकसान करते हैं। मान सर ने बड़े आसानी से बताया कि एक तरफ एक लीडरशिप के फ्रेम में जाने के बाद वापस जमीन पर आकर काम करना, क्योंकि मैं जानता हूं शुरुआत के दिनों में नेटवर्क बिल्ड करने के लिए ग्राउंड लेवल पर जितना काम किया जाना चाहिए था, अगर वो नहीं होता तो आज हम उनको यहाँ नहीं सुन रहे होते। तो ये फ्लेक्सिबल अपने आप को बनाना, ताकि जीवन के अंदर हम समय के साथ अपने आप को ढाल सके, चेंज कर सके और आगे बढ़ सके। और साथ-साथ अपने नज़रिए को इतना सकारात्मक रखना कि चैलेंजेस कितने भी आएँ, लेकिन अपना फ़ोकस वही रखना है कि जीवन अपना है, बदलने की ज़िम्मेदारी अपनी है। तो आज बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो हमको मिली हैं, मैं उम्मीद करूँगा, विश्वास करूँगा कि आप अपने जीवन में इन सब चीज़ों को उतारेंगे और अपनी लाइफ़ में जब कोई ऐसे चैलेंजेस आपको भी फेस करने को मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, आप सकारात्मक रहेंगे, आप हार्ड वर्किंग रहेंगे और एक दिन आप सितारा बनकर आसमान में चमकेंगे और लोग आपको देखकर ज़रूर प्रेरणा लेंगे। इस उम्मीद, इस अभिलाषा, इस विश्वास के साथ आज के लिए मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा और मिलते हैं बहुत जल्दी एक और कामयाब व्यक्तित्व के साथ में। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू वेल्थ।